787 एयरक्राफ्ट इस एक्सीडेंट के बावजूद इसका सेफ्टी रिकॉर्ड बाकी किसी भी जहाज से बेहतर है। उड़ता हुआ प्लेन जमीन पे आ जाए, उसकी सिर्फ एक वजह हो सकती, वो क्या इलेक्ट्रिकल फेलियर था। यदि एयर इंडिया का फॉल्ट इसमें पता होता है, पायलट्स ऑब्वियसली एज अ कम्युनिटी बहुत एप्रीहेंसिव हैं कि क्या हुआ। माई सल्यूट टू कैप्टन सब्रवाल एंड हिज को पायलट कुंदर। 2 आदमी थे उस जहाज में जिनको मालूम था कि उनके पास 10-20 सेकंड से ज्यादा जिंदगी नहीं बची हुई है। डॉक्टर्स एरर करते हैं तो कौन मरता है? पेशेंट मरता है। पायलट गलती करता है तो पायलट मरता है। कॉल क्या होता है, क्यों दिया जाता है, क्या तो हम एक कॉल देते हैं, अगर कोई आदमी किसी को बचा सकता है तो बचा ले। पायलट्स के बीच में क्या बातें होती हैं या क्या क्या ट्राई किया जाता है कि अगर कोई इमरजेंसी हो? सबसे पहला काम पायलट का होता है कि जहाज को उड़ाए, उस सिचुएशन को कंट्रोल करे, उसको नेविगेट करे और तब वो लोगों से बातचीत करे। इमरजेंसी एग्जिट के पास वाली सीट्स ज्यादा सेफ होती हैं या सिर्फ ये एक मैटर ऑफ चांस है? सबसे ज्यादा सेफ अगर हम बात करें तो टेल के सीट्स होते हैं। ब्लैक बॉक्स होता क्या है, क्या क्या वो रिकॉर्ड करता है? ब्लैक बॉक्स करीब हर चीज रिकॉर्ड करता है। जहाज की आवाज क्या थी, आरपीएम क्या था। बारह जून 2025 अहमदाबाद में एयर इंडिया का एक प्लेन क्रैश कर गया और इस खबर ने हम सभी लोगों को परेशान किया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ? 241 people were killed in this plane crash and only 1 person survived. इस प्लेन क्रैश के बारे में अगर आपको जानना है तो ये पॉडकास्ट एकदम सही जगह है। वेलकम टू हाइप बाय निहारिका। मैं निहारिका हूं और आज हमारे साथ स्टूडियो में है इंडियन एयरफोर्स के फॉर्मर पायलट कैप्टन एहसान खालिद। इनसे जानेंगे कि ये एयर इंडिया का प्लेन क्यों क्रैश कर गया, क्या रीजन हो सकता है इस प्लेन के क्रैश का, और उसके अलावा आपके और मेरे आम लोगों के जो सवाल होते हैं प्लेन से रिलेटेड, एविएशन से रिलेटेड, उन सब के बारे में भी डिस्कशन किया जाएगा। स्वागत करते हैं हम कैप्टन एहसान खालिद का। थैंक यू निहारिका। I am honored that you invited me for this and to educate your viewers. Thank you so much for coming. And definitely this is not the best of the time to discuss, and we would like to discuss better things. But this is an accident and बहुत ही दर्दनाक हादसा है। 241 जाने गई हैं और हमें लगता है कि कम से कम नहीं तो 25-30 ग्राउंड पे भी मेडिकल स्टूडेंट्स और वो ख़त्म हुए हैं, और उनमें मतलब कि they all deserve to live. Absolutely. Isn't it? Absolutely. They all had families, they had dreams, and it went down. And of course, we feel whether it is the right thing to discuss as to what happened, not happened, because अगर हम कोई गलत कंक्लूजन बोलते हैं तो वो भी गलत होगा। स्टेक्स आर वेरी हाई। एयर इंडिया की एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है यदि एयर इंडिया का फॉल्ट इसमें पता होता है। पायलट्स ऑब्वियसली एज अ कम्युनिटी बहुत एप्रीहेंसिव हैं कि क्या हुआ। पैसेंजर्स बहुत एप्रीहेंसिव हैं कि क्या ऐसी चीज़ फिर दोबारा हो सकती है। तो मुझे लगता है कि हम लोग सभी लोगों का जो फोकस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि एक तो मैं एंग्जाइटी लेवल को बहुत बढ़ाएं नहीं, क्योंकि फियर ऑफ फ्लाइट जो है वो बहुत रियल चीज़ है, और दूसरी चीज़ कि ऐसी दुर्घटना दोबारा नहीं हो, इस पर पूरी कम्युनिटी, चाहे वो बोइंग हो, एयरबस हो, DGCA हो, वो काम करे कि इस तरह की घटना दोबारा नहीं हो। ठीक है, तब तो हम एक प्रोग्रेसिव कम्युनिटी हैं। जहाँ तक बात है कि हमारे पास ऑप्शंस बहुत नहीं है बोइंग और एयरबस, मैं ये फिर से कहूँगा कि 787 एयरक्राफ्ट इस एक्सीडेंट के बावजूद इसका सेफ्टी रिकॉर्ड बाकी किसी भी जहाज से बेहतर है। इट हैड नो क्रैश इन लास्ट 12-13 years, 2011 onwards, there's no hull loss. Hull loss का मतलब complete loss इस जहाज में आज तक नहीं हुआ है, except this one. Okay, ये आप किसी और जहाज के लिए नहीं कह सकते हैं। बोइंग और एयरबस के बीच में हमें कोई तीसरा ऑप्शन तो है नहीं, इन्हीं दोनों कंपनियों का जहाज। तो इन दोनों के बीच में जो सेफ्टी रिकॉर्ड है वो कोई बहुत का मार्जिन नहीं है जो हम कह सकें कि 1 मिलियन आवर्स में ये जो है 0.25 या दूसरा 0.28 ये डिफरेंस है एक्सीडेंट्स का। तो दोनों ही एयरक्राफ्ट बहुत सेफ हैं। फ्लाइट्स जो हैं वो एविएशन जो है वो सेफ्टी कंडीशंस में इट इज़ अ सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, हमें बहुत विचलित करता है 241 लोगों का ख़त्म हो जाना एक एक्सीडेंट में, और रोड एक्सीडेंट्स में हिंदुस्तान में ही सिर्फ डेली 200-250 लोग ख़त्म होते हैं। तो यू कैन मेक अ कंपैरिजन। कमिंग बैक टू दिस पर्टिकुलर एक्सीडेंट, अ लॉट इज़ नोन
but there is nothing confirmatory. What according to you happened? If I ask you, आपको क्या लगता है क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से ये प्लेन क्रैश कर गया था? ओके, प्लेन, उड़ता हुआ प्लेन ज़मीन पे आ जाए, उसकी सिर्फ एक वजह हो सकती है, ये जो विंग है ये इसके ऊपर कम दबाव का क्षेत्र होता है, उसको लिफ्ट कहते हैं। वो लिफ्ट जहाज़ को हवा में रखता है। वो लिफ्ट जब कम हो जाए तो जहाज़ नीचे आने लगता है और इवेंचुअली वो टकरा जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ एक वजह हो सकती है कि इस जहाज़ में लिफ्ट कम था। अब ये लिफ्ट कम क्यों था या ये लिफ्ट क्यों प्रोड्यूस होता है? फॉर लास्ट 40 years आई हैव बीन एन इंस्ट्रक्टर, तो मैं ये चीज़ बच्चों को पढ़ाता हूँ जो कॉलेज से आते हैं, फर्स्ट लेसन होता है। तो ये होता है कि भाई जहाज़ के ये जो विंग्स का जो शेप है, इस पे जब हम हवा को बहुत तेज़ी से चलाते हैं, ठीक है, तो इसके ऊपर एक सर्कुलेशन बनता है और उससे कम दबाव का क्षेत्र पैदा होता है। नेचर का कानून है जिसको कि हम साइंस में यूज़ करते हैं। आप देखेंगे कि वो साइक्लोन्स आते हैं और वो हरिकेन्स आता है जिसमें कि घर, गाड़ियाँ सब उड़ के चली जाती हैं। क्या होता है? हवा का सर्कुलेशन होता है और बीच में कम दबाव का क्षेत्र होता है और सब चीज़ उड़ने लगता है। राइट? हम उसको यहाँ पे कंट्रोल्ड तरीके से करते हैं तो जहाज़ उड़ता है। आई होप इट इज़ क्लियर। यस जी। तो जहाज़ के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत, मतलब कि एक तो इसका शेप हो गया और दूसरे इसके जहाज़ का फॉरवर्ड स्पीड हो गया। राइट? तो फॉरवर्ड स्पीड जो है वो हम इंजन से लेते हैं। राइट? तो इंजन जो है वो थ्रस्ट, मतलब कि वो जब वो अपने गैस को पीछे की तरफ छोड़ता है तो उसका रिएक्शन होता है और जहाज़ आगे की तरफ जाता है। हाँ। तो इससे एक्सेलरेशन मिलता है, स्पीड पावर मिलता है टू प्रोपेल फॉरवर्ड, और उस प्रोपेल फॉरवर्ड को मैं विंग पे कम दबाव के क्षेत्र बनाने में काम करता हूँ। राइट? लेकिन अब जहाज़ ग्राउंड पे है तो आपने पूरा का पूरा वो इंजन का पावर 100% खोल दिया और जहाज़ जो है तेज़ से एक्सेलरेट होना शुरू करता है। एक स्पीड आती है जिसको हम बोलते हैं वी रोटेशन। वो स्पीड कैलकुलेट किया जाता है कि इस स्पीड पे जब हम जहाज़ के नोज़ को ऊपर करेंगे तो ये सर्कुलेशन और ज़्यादा बढ़ेगा और 1-2 सेकंड के बाद जहाज़ एयरबॉर्न हो जाएगा। राइट? ये आप लोग सब लोग देखते हैं। तो इसको वी रोटेशन कहते हैं। तो वी रोटेशन जो है जहाज़ का आप मान लें 200 से 300 के बीच में होता है, डिपेंडिंग अपॉन वेट, टेम्परेचर, एयरफील्ड का एलिवेशन, ये सारी चीज़ें। लेकिन अब रनवे तो उतना लंबा हो नहीं सकता हर का, तो हम जो है इसके विंग्स के शेप को चेंज करते हैं ताकि वो सर्कुलेशन लो स्पीड पे ज़्यादा हो। ठीक है? उसको चेंज करने के लिए फ्लैप्स होता है पीछे में, ये जो विंग के ट्रेलिंग एज हैं इसमें फ्लैप्स होता है और आगे जो नोज़ है इसको बोलते हैं स्लैट्स। लेकिन ये दोनों मिल के काम करते हैं और वो विंग्स के शेप कर्वेचर को बढ़ा देते हैं ताकि सर्कुलेशन और बढ़ जाए। ठीक है? लैंडिंग में आप देखेंगे कि वो जो है ऐसा लगता है कि जैसे स्लाइड ही बन गया है ताकि जहाज़ जो है वो 200 के किलोमीटर पर के रफ्तार पे लैंड करे और रुक जाए। है ना? टेक ऑफ के वक्त में चूंकि हमें एक्सेलरेट करना होता है, हम उतनी चीज़ें अगर नीचे कर लेंगे तो वो तो एक्सेलरेट ही नहीं करेगा, तो उसको टेक ऑफ के फ्लैप्स पे रखते हैं जो कि 5 डिग्रीज इस जहाज़ में होगा। तो ये जहाज़ पावर और फॉरवर्ड स्पीड के कॉम्बिनेशन पे चलता है और शेप होता है। ठीक है? लैंडिंग गियर्स नीचे होते हैं ज़मीन पे, उसको उससे बहुत ड्रैग का मतलब होता है जैसे थ्रस्ट आगे की तरफ लेके जा रहा है। हाँ। तो ड्रैग जो होता है वो उसको रोकने की कोशिश करता है, दैट्स द फ्रिक्शन। राइट? तो वो जो है लैंडिंग गियर वो नीचे होता है। तो पायलट जैसे ही एयरबॉर्न होता है कहता है कि भाई अब हम लोग, मतलब कि बोथ द पायलट्स एग्री दैट वी आर सेफली एयरबॉर्न। अच्छा। राइट? सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी एग्री करते हैं कि अब हम रेट ऑफ क्लाइंब कर रहे हैं। तो एक पायलट फ्लाई करता है, उसको पायलट फ्लाइंग बोलते हैं। एक पायलट जो फ्लाई नहीं करता है उसको बोलते हैं पायलट मॉनिटरिंग। अच्छा। राइट? तो पायलट मॉनिटरिंग बोलता है पॉजिटिव रेट, तो पायलट फ्लाइंग बोलता है लैंडिंग गियर अप। ओके? तो गियर को सेलेक्ट किया जाता है। तो पायलट कॉकपिट में तो लैंडिंग गियर के लेवर को खींच करके ऊपर की तरफ किया तो इलेक्ट्रिकल स्विचेस वो ऑपरेट करता है और ये सारे के साथ, अच्छा 300, 400, 500 किलो का वो पूरा का पूरा लैंडिंग गियर है, तो उसको ऊपर करने के लिए हम इंजन से ही पावर लेते हैं। वो हाइड्रोलिक्स और इलेक्ट्रिक्स मिल करके इसको
ऊपर कर लेते लेते हैं, हाँ। तो इसको ऊपर जाने के लिए पहले तो चक्के थोड़े हिलते हैं, फिर दरवाजे खुलते हैं, फिर ऊपर जाता है। ये सारा एक सीक्वेंस है जो कि बहुत प्रोवन है और काम करता है। तो लैंडिंग गियर के ऊपर जाते ही जहाज़ जो है अब जो और तेज़ चल रहा है ना। तो जब वो एक्सेलरेट करता है और क्लाइंब भी कर रहा है, तो 400 फीट, 500 फीट, 1000 फीट, 2000 फीट जब वो ऊपर आ जाता है तो पायलट जो है अब, और स्पीड भी बढ़ गई, अब 400-500 किलोमीटर के रफ्तार से है, तो ये फ्लैप्स को ऊपर लेता है। अगेन फ्लैप का लीवर यहाँ पे होता है, राइट सीट पे अगर बैठा हुआ हूँ, लेफ्ट सीट पे जो बैठा हुआ उसके लिए यहाँ पे होगा, ठीक है। तो वो फ्लैप को पहले स्टेजेस में करता है, क्योंकि फ्लैप को ऊपर करने से इससे लिफ्ट कम होता है। तो एक साथ आप 25-30% लिफ्ट नहीं खोना चाहते हैं, तो स्टेजेस में फ्लैप 1, फ्लैप 0 करता है। तो धीरे धीरे अब ये पूरा विंग जो है पतला हो जाता है। ये जहाज़ जो है ये डिज़ाइन किया हुआ है, ये जहाज़ तो गल्फ स्ट्रीम 650 है जो मैं उड़ाता हूँ, ठीक है। लेकिन आप इसका जो शेप देख रहे हैं, हाँ। ये विंग का शेप है ताकि ये बहुत तेज़ी से उड़ सके, ठीक है, और इसमें ड्रैग कम हो। तो ये तो पूरी एरोडायनेमिक्स है। ये हम लोग पायलट्स को कम से कम नहीं तो पहले 4 क्लासेस में बताते हैं, अच्छा। ठीक है। और बहुत ही अजीब बात है, और करीब करीब सारे पायलट्स को शुरू में हम लोग ये बताते हैं कि जहाज़ जब क्लाइंब कर रहा होता है तो लिफ्ट इज़ लेस देन वेट। बहुत अजीब बात है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द पायलट्स टेक लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड दिस। द रीज़न इज़ कि आपका जो थ्रस्ट है, थ्रस्ट इंजन का पावर, वो भी जहाज को ऊपर की तरफ प्रोपेल कर रहा है, राइट। तो कम दबाव का क्षेत्र और ये जो थ्रस्ट है, ये दोनों मिल करके जहाज को क्लाइंबिंग एटीट्यूड पे रखता है। तो आपके व्यूअर्स को ये बताते हैं कि लिफ्ट इज लेस देन वेट इन क्लाइंब। जब वो ऐसे चलता है तो लिफ्ट इज इक्वल टू वेट। ओके। तो बहरहाल दीज आर दी वेरी बेसिक्स ऑफ एरोडायनेमिक्स। तो अगर जो जहाज़ 400 फीट के ऊपर गया और आपने फ्लैप को ऊपर किया तो जहाज़ नॉर्मल जाता रहता है, हाँ। अब इसमें क्या हुआ कि हम ये देख रहे हैं कि जहाज़ जो है वो टेक ऑफ करने के लिए ये गया। अब ये बहुत डिफ़िकल्ट है कहना कि वो सही जगह पे रोटेट किया, सही जगह पे लिफ्ट ऑफ किया नहीं। बहुत लोगों ने कहा कि एकदम एंड तक गया। अब हमें यह नहीं मालूम है, हमें यह तो मालूम है कि उसमें 242 लोग थे, उसमें कितना तेल था हमें नहीं मालूम है, वो उसकी मैक्स कैपेसिटी है, ठीक है। इसलिए और इसके लिए आपको FDR और ब्लैक बॉक्स की ज़रूरत नहीं है। एयरलाइन कैन से कि भाई इसमें जो है इतना टन फ्यूल था, ठीक है। क्योंकि अगर जो 1.25 लाख टन फ्यूल था और उतने हॉट टेम्परेचर में वो टेक ऑफ, तो वो टेक ऑफ करने के पोजीशन में हो ही नहीं सकता है, तो वो टेक ऑफ ही नहीं करता। तो दैट इज़ द ओनली स्टेटमेंट एंड दैट नीड्स टू बी करेक्टेड टू फ्रॉम एन एविएशन पर्सपेक्टिव। वो उसकी कैपेसिटी है 1.25 लाख लीटर जो है इसके विंग्स में और बेलीज में जो जहाँ फ्यूल रखा जाता है, अच्छा तेल जो है ये पूरे विंग में भरा जाता है, अच्छा। और इसके बीच में जो यहाँ पर है, यहाँ पर भी कुछ टैंक्स होते हैं, कुछ ये जहाज़ में इनके इसमें भी तेल भरा जाता है। तो हर जगह जहाँ तेल भरा जा सकता है वो भरने की कोशिश की जाती है। तो ये हो गया। तो सबसे पहले तो हमें नहीं मालूम है कितना कार्गो था और कितना तेल था, तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि वो देर से रोटेट किया, ठीक है। तो विजिबली ऐसा लगता है कि जहाज़ ग्राउंड पे यहाँ तक टेक ऑफ किया और जो 30, 40, 50 फीट पे गया, सभी चीज़ नॉर्मल था। सारे यंत्र, इंजन सब सही काम कर रहे थे। लेकिन इस स्थिति में जहां उसे लैंडिंग गियर को ऊपर करना है, इस स्थिति में कुछ हुआ, अब वो मुझे नहीं मालूम, ठीक है। वो क्या इलेक्ट्रिकल फेलियर था? मोस्ट प्रोबेबली इस जगह पे इलेक्ट्रिकल फेलियर हुआ, क्योंकि यहां से यहां तक जहाज सही टेक ऑफ किया। मतलब कि 30, 40, 50 फीट से आप बात करें कि 400 फीट, मतलब कि वेरियस चैनल्स हैव रिपोर्टेड दैट इट क्लाइम्ड अप टू 625 फीट। yes. तो आपके दर्शक को बता दूं कि 625 फीट का मतलब ये होता है समुद्री तल से 625, 190 फीट तो अहमदाबाद ही ऊपर है, तो ये 400 फीट तक गया। मतलब कि जो वर्टिकल हाइट था, तो यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ। अगर यहाँ पे अगर इंजन फेल हो जाता तो ये 400 फीट तक जा ही नहीं सकता था। सबसे पहले तो ये इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फेलियर हुआ। अब इलेक्ट्रिकल फेलियर जो है वो लैंडिंग गियर ऊपर करेगा। मैंने आपको बता दिया कि वो इलेक्ट्रिक स्विच है और सेंसर्स हैं,
तो वो काम करना बंद कर देंगे। इलेक्ट्रिक फेलियर मतलब फिर और कुछ काम नहीं कर पाएगा ना टेक्निकली। मतलब कि ये जहाज़ पायलट जहाज़ में बैठ के इलेक्ट्रिकल स्विचेस को ऑपरेट करता है। आप अगर गाड़ी चला रही हैं, पावर्ड स्टीयरिंग है, तो आप स्टीयरिंग व्हील चला रही हैं, अगर इलेक्ट्रिक ख़त्म हो जाए तो वो कोई काम ही नहीं करेगा, राइट? यू कांट टर्न इट, isn't it? So everything is being operated in the aircraft is electrical in nature. Okay. तो वो जो लैंडिंग गियर का लिवर इज अ स्विच, लीवर की तरह होता है, उसमें चक्के का शेप बना होता है ताकि अगर आप आंख बंद करके भी पकड़ें तो आपको समझ में आए कि ये चक्का है। फ्लैप जो है वो विंग की शक्ल का होता है। सो वी हैव ट्राइड टू, और दोनों के पोजीशंस अलग अलग हैं, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, तो ताकि जो है गलती करने में की कमी हो सके। ठीक है, हो सकता है गलती, लेकिन उसको कम करने के लिए डिज़ाइन फीचर्स हैं। तो उसने जब लैंडिंग गियर ऊपर किया तो लैंडिंग गियर ऊपर नहीं गया, राइट? और अगर उसने उस जगह गलती से फ्लैप ऊपर किया होता तब भी जहाज़ जो है, अगर इंजन अगर दोनों काम कर रहा होता तो जहाज़ थोड़ा बहुत ऐसे वैसे करके वो चला जाता। इट वुड नॉट हैव बीन सच अ बिग कैटास्ट्रॉफी, राइट? तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिकल फेलियर हुआ या सेंसर फेलियर हुआ विच इज़ बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल, तो लैंडिंग गियर ऊपर नहीं जाएगा, जो हम देख रहे हैं। इसको कंपनसेट करने के लिए अगर जो आपके जहाज़ में इलेक्ट्रिक कंप्लीट फेलियर हो गया है, उसको कंपनसेट करने के लिए एक मैकेनिज्म है जिसको हम बोलते हैं, और सबको मालूम है, रैट, राइट? आई स्मेल अ रैट है। तो रैम एयर टर्बाइन एक मैकेनिज्म होता है जो कि जहाज़ के इलेक्ट्रिकल, हाइड्रोलिक या दोनों इंजन के फेल होने की स्थिति में वो अपने से इसके नीचे वो हो जाता है। बचपन में लोगों ने वो पंखी लेकर के दौड़ते हुए वो गिरनी की तरह वो दौड़ता है, तो एग्जैक्टली लाइक दैट इट्स अ टर्बाइन एंड इट रोटेट्स एंड इट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी। दैट इलेक्ट्रिसिटी इज गिवन टू द पायलट टू हैव कंट्रोल ऑन द कंट्रोल सर्फेसेस, क्योंकि मैंने कहा कि सारी चीज़ें जो हैं वो तो इलेक्ट्रिकल है। तो अगर जो टोटल इलेक्ट्रिकल फेलियर अगर हो जाता है तो ये बैटरी आधे घंटे से ऊपर नहीं चल सकता। इट में डिपेंड, लेकिन ये जहाज़ तो है कि अटलांटिक में भी अगर कंप्लीट इलेक्ट्रिकल फेलियर हो जाए ओवर अटलांटिक, ठीक है, तो ये रैट जो है इतना इलेक्ट्रिसिटी देगा और ये देता रहेगा कि आप जहाज़ को इलेक्ट्रिकली आप लेकर के आ सकते हो। देयर विल बी नो फेलियर, मतलब कि दिस इज द पर्पस ऑफ दिस। तो ये जो है इलेक्ट्रिकल फेलियर सेंस करते ही आई थिंक 1 से 4 सेकंड के बीच में, बिकॉज आई एम नॉट रेटेड, आई एम नॉट क्वालिफाइड ऑन टाइप, बट लॉजिक्स ऑफ ऑल एयरक्राफ्ट रिमेन्स द सेम। तो ये रैट डिप्लॉय होता है और ये 20 से 25 सेकंड लेता है अपने पूरे स्पीड पे आने पे, और तब ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। तो हमें अब वीडियोस और फोटोज़ देख के पता चल रहा है, फॉरेन के जो पायलट्स हैं उन्होंने, जिन्होंने पहले पायलट एरर की बात की थी, वो अब रिवाइज़ कर रहे हैं कि रैट था तो पायलट एरर होने के चांसेस जो पहले भी 1% थे, अब शायद 0.01% हो गए हैं, तो वो सब रिवाइज़ कर रहे हैं। तो एनीवे, तो ये रैट के डिप्लॉय होने की कन्फर्मेटरी वीडियो आ गई हैं। उसके ऊपर ऑडियो भी जो है उसमें भी वो प्रोपेलर का साउंड नज़र आ रहा है, लेकिन उसमें जो मुझे और उससे बड़ी चीज़ समझ में आ रही है कि ये दोनों जो बड़े बड़े इंजन हैं, बहुत बड़े इंजन हैं, मतलब कि वी एज ह्यूमैनिटी हैवंट मेड एनी बिगर इंजन्स, ठीक है, 70-75 हज़ार पाउंड थ्रस्ट डेवलप करता हुआ वो इतनी आवाज़ कर रहा होता कि ये जो प्रोपेलर की जो आवाज़ जो आ रही है वो नहीं आती, ठीक है। और ये आसपास के जितने लोग हैं वो ये नहीं कहते कि भाई शायद हमें लगा कि सिलेंडर फटा है, ठीक है, क्योंकि वो जो इंजन की आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा होती। तो वो इंजन की आवाज़ उस वीडियो में मुझे कम नज़र आ रही है। कितनी कम इज़ अ क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंजन्स बहुत स्मार्ट हैं, दे हैव बीन मेड। अगर पावर लॉस हुआ तो ये खुद ब खुद उसको रीस्टार्ट करेंगे इवन बिफोर द रिएक्शन ऑफ द पायलट्स, बिकॉज पायलट का रिएक्शन या किसी भी, वी आर ऑल्सो ह्यूमन मशीन, राइट? तो ऊपर वाले ने हम लोगों को कुछ खूबी दी है, तो हमें कुछ लिमिटेशंस भी दिया है। तो हमारा लिमिटेशंस ये है कि 4 से 6 सेकंड के बीच में आप रिएक्ट कर ही नहीं सकते। तो उस 4 से 6 सेकंड के बीच में हमारा सारे मॉडर्न जेट इंजन जो हैं, अगर इंजन फेलियर हुआ है तो उसको रीस्टार्ट करने की कोशिश करते हैं विदाउट द एक्शन ऑफ पायलट, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये इंजन अगर फेलियर सेंस हुआ तो वो रीस्टार्ट करने की कोशिश भी हो रही होगी। तो कितना पावर लॉस था ये कहना बहुत मुश्किल है, कंप्लीट था
कंप्लीट हो गया था फिर थोड़ा सा आ गया था, ये भी कहना मुश्किल है, ठीक है, लेकिन पावर लॉस था। अब पावर लॉस होने की वजह से ये जहाज जिसे एक्सेलरेट करना था वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा। जब वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा है तो पायलट जो है वो उसको नोज को रेस करने की कोशिश करेगा ताकि जो है कम स्पीड में कुछ हम कम दबाव का क्षेत्र बना ले, ठीक है। तो लेकिन उसके बावजूद जो है वो जहाज उड़ नहीं रहा है, तो उसके बाद ये नीचे की तरफ जाने लगा। दिस कंडीशन इज ऑलमोस्ट लाइक एन स्टॉल। स्टॉल इज का मतलब ये है कि एयरक्राफ्ट के विंग के ऊपर में जो सर्कुलेशन बनने की जो कार्यक्रम है वो सब ख़त्म हो गया, इन द सेंस के वो सब आपस में टकरा गए। मतलब सर्कुलेशन बनाने के जगह पे अब आप ऐसे हो गए तो अब सर्कुलेशन तो नहीं होगा ना, तो उसको स्टॉल कहते हैं। आप पत्थर को ऊपर फेंकते हो तो एक जगह ऊपर तक जाएगा, वहाँ पे 1 सेकंड रुकेगा, उसके नीचे जाएगा। वो नीचे जाने का जब कार्यक्रम शुरू होता है तो वो पत्थर को हम कह देंगे स्टॉल्ड। Okay. Have you understood? So this aircraft came to a height. Thereafter, it started going down. Lift is much less than weight, and aircraft will continue to go down in a stalled condition, yeah, pre-stalled condition, but does not leave any control with the pilot to fly the aircraft. मतलब कि उस स्थिति में ये जो जहाज है ये ग्लाइडर बन गया। लेकिन ग्लाइडर जो है वो हाइट पे ग्लाइड करता है, तो इस पे हाइट नहीं थी, तो ये सिंपल जहाज़ को कंट्रोल करता हुआ लेके जा सकता है। तो वो नज़र आता है। सोल सर्वाइवर का जो अकाउंट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो कहता है कि साहब मैं जहाज़ जब टेक ऑफ किया तो पहले मैंने एक थड की आवाज़ सुनी, राइट। तो मेरे हिसाब से वो रैट का डिप्लॉयमेंट था। फिर उसने कहा कि ऐसा लगा कि पायलट ने रेस किया, इंजन को रेस किया। अगर जो टेक ऑफ के वक्त में जहाज का इंजन तो पूरा ही खुला होता है तो रेस करने की कोई ज़रूरत तो आप कर ही नहीं सकते हो। हाँ। तो वो जो आवाज़ वो परसीव कर रहा है वो कर रहा है रैम एयर टरबाइन का पिकअप चलने का, ठीक है। फिर वो बोलता है एक जगह जहाज जो है वो करीब करीब रुक गया था। दैट इज़ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द एयरक्राफ्ट इज स्टॉलिंग और प्री स्टॉलिंग और डिसेंडिंग डाउन। देन ही सेज कि लाल ब्लू लाइट ऑन हो गई। किसी पैसेंजर ने लाल ब्लू लाइट नहीं देखा है, सिर्फ वो इमरजेंसी ब्रीफिंग में होता है कि ये लाइट जो है आपको रास्ता बताएगी, इमरजेंसी लाइट। तो वो इस चीज़ का प्रमाण है कि इमरजेंसी पावर जो है वो जहाज में ऑन हो गए थे। ये सारा का सारा सीक्वेंस जो है ये कोई बहुत ही कैटेस्ट्रॉफिक इलेक्ट्रिकल फेलियर के वजह से ही हो सकता है। मैकेनिकल फेलियर से एक इंजन ख़राब हो जाएगा, बर्ड हिट से एक इंजन ख़राब हो जाएगा। दोनों इंजन अगर बर्ड हिट हो गया तो एक इंजन अभी बंद होगा, थोड़ी देर के बाद बंद होगा। अगर फ्यूल कंटामिनेशन की भी थ्योरी आई थी कि इसमें फ्यूल कंटामिनेट होता है, तो मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि किसी भी जहाज़ को जब रिफ्यूल किया जाता है उससे पहले इंजीनियर जो है उस पेट्रोल को कंटामिनेशन चेक करता है। अच्छा। वो एक टैबलेट होता है, आप उसमें डाल करके घुमाते हैं, उसके कलर को देख करके आपको पता चलता है कि फ्यूल प्योर है। क्योंकि जहाज़ अफ्रीका भी जा रहा है, यहाँ भी इंडिया भी जा रहा है, कनाडा भी जा रहा है, तो हो सकता है कि फ्यूल अनकंट्रोल्ड हो, लेकिन मैं एज अ पायलट और मेरा इंजीनियर उसको चेक करता है, तो फ्यूल कंटामिनेशन के चांसेस कम है। लेकिन दुनिया का ऐसा कोई फ्यूल कंटामिनेशन नहीं हो सकता कि दोनों इंजन को एक साथ बंद कर उसी सेकेंड। आपके घर में बेडरूम में बल्ब है, किचन में बल्ब है, टॉयलेट में बल्ब है। आपके बेडरूम का बल्ब फ्यूज हो सकता है, क्वालिटी प्रॉब्लम में होगा, किचन का भी हो सकता है। लेकिन अगर आपका बेडरूम और किचन का दोनों का बल्ब एक साथ फेल किया तो आप क्या कहेंगी? टेक्निकल इशू, एमसीबी में कोई प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल सही, एमसीबी, ठीक है। तो वो जो कंट्रोल बॉक्स जो है जहां से सारे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जाते हैं, अगर उसमें प्रॉब्लम है तो आपके दोनों बल्ब फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर आप बल्ब मैन्युफैक्चरर से बात नहीं करेंगे, आप एमसीबी की बात करेंगे, राइट। सो जहाज के इलेक्ट्रिकल फेलियर के इलेक्ट्रिकल मैल फंक्शन के होने से ये चीज़ पॉसिबल है। अब आप पूछेंगे ऐसा कभी हुआ है, राइट। तो यस, जनवरी 2019 में 787 जहाज ANA ऑल निपॉन एयर का वो लैंड किया था ओसाका एयरफील्ड पे, और लैंडिंग के बाद दोनों इंजन बंद हो गए और जहाज़ 8000 फीट तक रोल करता रहा और जाके रुक गया।
कोई आदमी नहीं मरा तो बहुत बड़ी घटना नहीं है आपको, और इतने सारे चैनल ने दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट, ओके, क्योंकि आदमी नहीं मरा, ओके, आग नहीं लगी, जान माल का नुकसान नहीं हुआ, सब लोग अपने घर चले गए, तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से 2 इंजन एक साथ बंद होने की 787 या किसी भी इंजन, किसी भी एयरक्राफ्ट में ये पहली घटना थी। ये एक्चुअली बहुत बड़ी घटना की तरह से इसको इन्वेस्टिगेट किया गया होगा या जाना चाहिए। तो 2 पायलट्स और इंजीनियर दोनों मिल करके दोनों इंजन स्टार्ट नहीं कर सके, तो फाइनली उस एयरक्राफ्ट को टो किया गया। ये 2019 की हम बात कर रहे हैं और ये मैं बहुत रेस्पॉन्सिबली बात कर रहा हूँ। तो बोइंग कंपनी ने बाद में ये बताया कि ये जहाज़ लैंड करने के बाद अगर पायलट बहुत तेज़ी से थ्रस्ट रिवर्सर अप्लाई करता है तो ये दोनों इंजन को रॉन्ग सिग्नल जा सकता है। एक टर्म है अगेन, थ्रस्ट कंट्रोल मैल फंक्शन एडजस्टमेंट सिस्टम, TCAS, थ्रस्ट कंट्रोल मैल फंक्शन एडजस्टमेंट सिस्टम, राइट। तो ये सिस्टम जो है ये प्रोटेक्ट करता है, वेरी इंटेलिजेंट डिज़ाइन, कि अगर कोई एयरक्राफ्ट ग्राउंड पे इंजन जो मैल फंक्शन करके गलत पावर डेवलप कर रहा है तो उसको एडजस्ट कर ले बिफोर द पायलट रिएक्ट्स, राइट। तो ये सिस्टम बहुत अच्छा है। आपको याद होगा बोइंग 737 मैक्स में इसी तरह से एक सिस्टम था MCAS, मनूवर एडजस्टमेंट कंट्रोल सिस्टम और समथिंग, ठीक है। उसमें क्या होता था कि बहुत बड़े इंजन थे विंग में, तो जहाज और पीछे लगे हुए थे, वेट ज़्यादा था, ठीक है। तो जहाज अगर ये फील करे कि नोज बहुत ऊपर जा रहा है तो उसको नीचे लाने, तो उसको नीचे कर देता था। और वो कौन करता था? वो बोला कि पायलट रिएक्ट नहीं कर सकता इतनी तेज़ी में, तो जहाज तो स्टॉल ही कर जाएगा, ठीक है। तो कंप्यूटर्स जो हैं वो इसको नीचे करते थे, ठीक है। और जब वो कंप्यूटर्स टेक ओवर कर लेता है तो पायलट जो है वो उसको कुछ नहीं कर सकता था। और चूंकि ये ऑटोमेटिक होता है तो इसको बहुत पायलट को बताने की ज़रूरत नहीं होती थी, तो पायलट्स डिडंट नो हाउ टू टेक ओवर। सो वी हैड 2 एक्सीडेंट्स, लायन एयर का एंड इथोपियन एयरलाइंस का, ठीक है, 2000। उसके बाद पूरे 737 फ्लीट को ग्राउंड किया गया और तब फिर इस सिस्टम को ठीक करके फिर रेक्टिफिकेशन एंड सर्टिफिकेशन होकर के वापस अब वो उड़ा है, उसमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो ये 737 का प्रॉब्लम था, ठीक है। और उसमें करीब $20 बिलियन जो है कस्टमर्स को बोइंग कंपनी ने दिया था। ये 1100 787 है जहाज दुनिया में। अगर जो इसके अंदर कोई किसी तरह की प्रॉब्लम हो और ये डाउन हो जाए पूरी फ्लीट और साल भर तक वो ठीक ना हो, तो जो कंपनसेशन है ये तो बोइंग के लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो सकता है। आप एयर इंडिया की बात ना करें, ठीक है। पर डे मुझे लगता है कि अक्रॉस द वर्ल्ड जो एयरलाइंस इसको उड़ा रहे हैं वो 1 बिलियन से ज़्यादा का कॉम्पनसेशन मांगेंगे, ठीक है। और इस जहाज़ का ये तो 2019 में जब वो हुआ तो मतलब कि एक सर्कुलर के तौर पे बोइंग का कि भाई ये इस तरह से हो सकता है, उन्होंने उसको क्या किया नहीं मालूम। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ तो ज़रूर पता चलती है कि देयर आर सिस्टम्स दैट कैन कंट्रोल द थ्रस्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट इंजन पावर विदाउट द परमिशन ऑफ पायलट, ओके, राइट। हाँ। और वो सिस्टम चाहे जितना भी इंटेलिजेंट हो, अगर मैल फंक्शन करेगा तो क्या यह कर सकता है? इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, राइट। और उसने ग्राउंड पे उसने किया था, ये डेमोन्स्ट्रेटेड है, हाँ, ठीक है। अगर उसी दिन वो जहाज अगर जो 200 फीट पे ये कर देता तो क्या होता? तो सारी इन्वेस्टिगेशन जो आज हो रही है वो 2019 में हो जाती है। आज हम तो क्या है कि एविएशन में सारे स्टेक होल्डर्स, चाहे वो DGCA हो, FAA US का या बोइंग हुआ, ठीक है, उनका ये फोकस होता है कि छोटे इमरजेंसीज को मैं इतनी जोर से उस पर इन्वेस्टिगेशन करूं कि बड़े हादसे ना हो। ट्रू। क्या ऐसा हुआ? वी डू नॉट नो, ओके। क्योंकि 737 मैक्स के एक एक्सीडेंट पे ऐसा नहीं हुआ था, 2 एक्सीडेंट्स हुए। 2 एक्सीडेंट्स के बाद फिर ऐसा लगा कि भाई अब हम इसको लाइक वी कांट कीप इट अंडर द कार्पेट, लेट्स थिंक लाइक दैट, ओके। और देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं। एक 737 मैक्स में I would be wrong, but there was a criminal prosecution of some of the designers because they knew in an outside case something like that could have happened. I could be wrong, but there was a thought about it. Okay. In this case,
दो चीज़ें बोइंग को भी पता नहीं था कि ऐसा हो सकता है, एंड इट इज़ फाइन, राइट? तो फिर वो दे विल ह्यूमैनिटी विल प्रोग्रेस एंड दे विल नो दिस प्रॉब्लम, ओके। लेकिन अगर उन्हें पता था, देन इट बिकम्स अ वेरी 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 ह्यूज सिनेरियो, ओके। उसके चांसेस कम है, क्योंकि अगर उन्हें पता था तो उसे ठीक कर लेते, तो उन्हें नहीं पता था। और जहाँ तक सॉफ्टवेयर की बात करें तो आपको याद होगा करीब 1-1.5 साल पहले हज़ारों फ्लाइट्स कैंसिल हुए थे, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट के सिस्टम में उनके सॉफ्टवेयर में बग था, और वो साइबर सिक्योरिटी का बग था। किसी ने अपडेट किया था उसको, माइक्रोसॉफ्ट ने अपडेट किया था, तो वो अपडेट की वजह से हज़ारों हज़ार सर्वर्स अक्रॉस द वर्ल्ड ख़राब हो गए थे, बैठ गए थे, ठीक है। बोइंग को भी पता नहीं था, फिर उन्होंने ठीक किया उसे। तो सॉफ्टवेयर की दुनिया इतनी इवॉल्व कर रही है कि आज मतलब कि आज हम लोग मैकेनिकल, बर्ड फेलियर, ह्यूमन फेलियर से आगे निकल करके 95 नहीं 98% चांस जो है वो हम इसको कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि नाउ 98% कंट्रोल इज विद द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर्स इन द एयरक्राफ्ट। तो मोटा मोटी अगर हम लोग समझें तो एयर इंडिया का जो ये प्लेन क्रैश हुआ था, उसमें जैसे शुरुआती तौर पर बात हो रही थी कि पायलट की गलती हो सकती है, वो ना के बराबर है। मतलब कि एक तो मैं पायलट की गलती बोलता नहीं हूँ, क्योंकि मैं पायलट कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। इट इज़ बेटर दैट वी टॉक ह्यूमन एरर, ओके, क्योंकि जब हम ह्यूमन एरर की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम भगवान के बनाए हुए कमी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, राइट? तो और ह्यूमन एरर हो सकता है, क्योंकि आप मतलब कि आप खाना बनाती हैं, कितनी बार आप नमक नहीं डालती? हो जाता है। इज दैट अ कुक एरर? नो, it's a human error. It's a human error. By the way, I'm doing something robotic kitchen which will not do this error. Okay. We'll come to that. Okay. Pilot error is a wrong word because unlike any other profession, okay. लॉयर भी गलती करते हैं कोर्ट में, उनका जो मुवक्किल होता है वो फांसी पर चढ़ता है। डॉक्टर्स एरर करते हैं तो कौन मरता है? पेशेंट मरता है। पायलट गलती करता है तो पायलट मरता है। सो वी डोंट नीड टू बी जज्ड, ओके, बिकॉज एज अ पायलट, एज अ कम्युनिटी, ठीक है, हम अपने आप को, अपने प्रोफेशनल स्किल्स और परफॉर्मेंस को अपने जान से ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो पायलट एरर के होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है इस केस में। किसी भी तरह का पायलट एरर रैट को नहीं डिप्लॉय कर सकता, ओके, हाँ, राइट। किसी भी तरह का पायलट एरर 600 फीट से जहाज को वैसे नहीं गिरा सकता, ठीक है। जो आपने मेंशन किया कि थोड़ा बहुत नीचे आता, हाँ, 100-200 फीट के बाद वो उड़ने लगता। ओके, जी, ठीक है। क्या कुछ किया जा सकता था इस केस में, जितना आपने वीडियोस देखे, जितना आपने इसके बारे में स्टडी की, जिससे अगर ये क्रैश हुआ भी तो उसमें और जानें बच सकती? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल माय सल्यूट टू कैप्टन सब्रवाल एंड हिज को पायलट कुंदर, बिकॉज आपके व्यूअर्स इस बात को समझें कि सिर्फ 2 आदमी थे उस जहाज़ में जिनको मालूम था कि उनके पास 10-20 सेकंड से ज़्यादा ज़िंदगी नहीं बची हुई है, राइट? उनको 100% ये पता था, और उस 20 सेकंड में भी वो 10 से 15 सेकंड लेकर के वो एक मेडे कॉल दे रहे हैं। हम में से कितना आदमी ये कह सकता है कि 20 सेकंड की ज़िंदगी मेरी बची हुई है तो मैं प्रेयर करूँगा, अपने बेटा बेटी बीवी को याद करूँगा, भगवान को याद करूँगा, या मैं उस वक्त ये सोचूंगा कि अभी भी कुछ हो जाए, बच जाए। तो मेडे कॉल जो उसने दिया, तो वो इस चीज़ का प्रमाण है कि वो जानों को बचाने की कोशिश थी आखिरी सेकंड तक। जी, मेडे कॉल क्यों दिया जाता है, ये भी मैं आपसे पूछने वाली थी कि जो लोग नहीं जानते उनको आप समझा दीजिए, मेडे कॉल क्या होता है, क्यों दिया जाता है, क्या? तो मेडे कॉल जो है ये एयरक्राफ्ट इमरजेंसी डिक्लेयर करता है, और ये कहता है कि, और वो कब कहता है, एयरक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट के ऑक्यूपेंट्स की जान को खतरा है, जो भी चीज़ जहाज़ में हो रहा है उसकी वजह से। फिर बाद में उसको वो जब जहाज़, जैसे कि जहाज़ अगर 40,000 फीट पे ये चीज़ होता तो पहले वो मेडे कॉल देता कि ख़तरा है, फिर इंजन को स्टार्ट कर लेता तो बोलता कि अब मैं पैन के स्टेज में हूँ, ठीक है, दैट मीन्स ख़तरा लाइफ को नहीं है, लेकिन मैं जल्दी से उतरना चाहूँगा, ठीक है। तो उसको वो तो मेडे कॉल एक डिस्ट्रेस कॉल है, उसको ये शायद मरीन की दुनिया से आया था कि समुंदर, अब कि हम एक कॉल देते हैं, अगर कोई आदमी किसी को बचा सकता है तो बचा ले, मैं यहाँ पे हूँ। सो मेडे कॉल देने का पर्पस ही यही होता है कि प्लेस एंड
टाइम ऑफ अकरेंस को आप हवा में दे दें एंड यू होप लाइक हेल दैट समबडी हैज लिसन्ड, ठीक है। सर्च एंड रेस्क्यू टीम दौड़ेगी, ठीक है, एम्बुलेंसेज आएंगे, ठीक है, और ग्राउंड से क्रैश, तो कुछ लोग बच सकते हैं। अब यही इमेजिन कीजिए कि ये रात का वक्त होता या कहीं और होता, ठीक है, तो 2 घंटे तक पता ही नहीं चलता है। तो क्या होता है कि जहाज़ जो है वो गायब है। फिर 4 घंटे के बाद पता चलता है कि भाई लगता है कि जहाज़ जैसे वो मलेशिया 370 में हुआ, मेडे कॉल नहीं था, ठीक है, उतना भी टाइम नहीं मिला। ये मेडे कॉल रिसीव कहाँ होता है? तो मेडे कॉल तो हवा में ब्रॉडकास्ट होता है, तो ग्राउंड पे जितने कंट्रोलर्स होते हैं वो सुनते हैं। एयरलाइन कंट्रोलर्स नो, होते हैं? एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स। अच्छा। और सारे जहाज सुनते हैं। उसका पर्पस ये होता है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर मेडे सुनते ही बोलेगा कि बाकी सब जहाज, अब आप इमेजिन करें कि दिल्ली में बहुत ट्रैफिक है, एक बार में 30-40 जहाज जो है वो लैंडिंग के लिए और टेक ऑफ के लिए हैं। एक जहाज लाइनअप किया हुआ है, एक जहाज लैंडिंग के लिए आ रहा है, एक जहाज यहाँ टर्न कर रहा है। अब ये जहाज ने मेडे कॉल दिया, राइट? तो ये जो टेक ऑफ करने वाला है, ये इसको एटीसी बोलेगा जस्ट क्लियर ऑफ द रनवे, वो पहला टर्न से रनवे छोड़ देगा, ठीक है। जो जहाज को इसके आगे में लैंडिंग के लिए, उसको बोलेगा आप निकल जाइए, गो राउंड, ठीक है, ताकि मेडे वाले को बोलेगा ऑल रनवे इज क्लियर फॉर यू टू लैंड, जहां हो सके, जहां हो सके। और बाकी सारे जहाज को बोलेगा कि यू क्लियर ऑफ रनवे। कोई जहाज 20 किलोमीटर दूर था, 50 किलोमीटर, उसको बोलेगा आप वहीं पे रुक जाइए, we are handling a mayday. So the utmost priority is given to the aircraft for recovery and salvaging of situation. ये mayday call है। तो mayday call यहाँ पे देने का सिर्फ एक ही मतलब था, वो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर कुछ नहीं कर सकता था, कोई जहाज, ये था कि we are going down, there is no thrust and well come fast, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ को उस वक्त सोचना, ये पायलट की ट्रेनिंग, पायलट के प्रोफेशनलिज्म को बताता है, और उसकी नीयत यही थी कि जाने बच जाएं। तो that's a very big salute, because I don't know how many of us would not have frozen. समझ रहे हैं? We would have. That even happens कि अगर आप गाड़ी भी चला रहे होते हो और एकदम से सामने कुछ आ जाता है, so आप ब्रेक भी लगाते हो तो बहुत जोर से लगाते हो, या many a times you just bang. Right. मतलब कि very difficult to imagine that kind of an catastrophic scenario. लेकिन in that, giving a mayday call is like the top of the professional ability of the pilots. Which brings me to the point कि जब ऐसी कोई इमरजेंसी होती है, जैसे आपने बताया मेडे कॉल दिया जाता है, उसके अलावा what all goes on inside the cockpit? पायलट्स के बीच में क्या बातें होती हैं, या क्या क्या ट्राई किया जाता है कि अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो? Okay. Now I'll tell you again the sequence of mayday call. Okay. एयरक्राफ्ट को के इमरजेंसी का जो सीक्वेंस है उसको बोलते हैं एविएट, नेविगेट एंड कम्युनिकेट। सबसे पहला काम पायलट का होता है कि जहाज को उड़ाए, उस सिचुएशन को कंट्रोल करे, फिर उसको नेविगेट करे, और तब वो लोगों से बातचीत करे, राइट? मेडे कॉल कम्स इन द पार्ट ऑफ कम्युनिकेट। Okay, that means aviate was over. There was hardly any navigation left here. They came to a mayday call. Okay, so the sequence जो है कि let's say if it was a fire, ठीक है, so pilots will first fight the fire, then fire will go out or fire will continue remaining. They will then they will climb up obstacle से ऊपर. Now they will give a mayday call. Okay. तो यहाँ पे मेडे कॉल का होना का मतलब है कि एविएट तो वो कर ही रहे थे, वो हमें नज़र आ रहा है जहाज़ ऐसे ऐसे कर रहा है, नेविगेट करना नहीं था, तो ये कम्युनिकेट में उन्होंने कम्युनिकेट किया। दिस इज़ व्हाट हैपेंस आफ्टर मेडे कॉल। ओके सर, हमने देखा कि एयर इंडिया का जो ये क्रैश था उसमें जो एक लोन सर्वाइवर था वो इमरजेंसी एग्जिट सीट के पास बैठा हुआ था, और उसके बाद से 11A सीट बहुत फेमस हो गई, लोग बहुत उसको बुक करा रहे हैं। तो इज़ इट ट्रू कि इमरजेंसी एग्जिट के पास वाली सीट्स ज़्यादा सेफ होती हैं, या सिर्फ ये एक मैटर ऑफ चांस है? ऐसा है कि किसी भी तरह के एयरक्राफ्ट मॉडलिंग या इससे ये नहीं कहा जा सकता है कि कौन सा जहाज़ का सीट ज़्यादा सेफ है। 11A जहाँ पर था उसके बगल वाला आदमी तो ज़िंदा नहीं बचा, उसके जो अपोजिट साइड में उसकी जगह था वो नहीं बचा, ठीक है। तो एक्चुअली अगर आप मुझसे पूछें तो
सबसे ज़्यादा सेफ अगर हम बात करें तो टेल के सीट्स होते हैं, ठीक है। अक्रॉस द वर्ल्ड जो भी सर्वाइवर्स जनरली मिलते हैं वो टेल में मिलते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, दुनिया के एंटायर एविएशन कम्युनिटी इस चीज़ पे एग्रीड हैं। इसीलिए ब्लैक बॉक्स टेल में होता है जी, राइट, क्योंकि और अब ये डिपेंड करता है कि भाई अब एक्सीडेंट किस स्थिति में हुआ। इस स्थिति में जहाज़ का एक्सीडेंट होना तो खुद में बहुत नायाब है। जनरली लैंडिंग के वक्त में होता है तो पीछे वाले बच जाते हैं। ज़्यादातर एक्सीडेंट्स लैंडिंग में होता है। ओके। तो ये कहना बहुत मुश्किल है, ना तो कोई इसमें न्यूरोलॉजी का है क्योंकि 11A है तो बच गया। दिस इज़ समथिंग विच इज़ ओके, ठीक है। आपने ब्लैक बॉक्स के बारे में बताया और इस बीच ये शब्द भी लोगों के सामने बहुत आया, तो हमें बता दीजिए ज़रा आसान शब्दों में ब्लैक बॉक्स होता क्या है, क्या क्या वो रिकॉर्ड करता है और फिर उसका एनालिसिस कैसे होता है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ब्लैक बॉक्स तो ऑरेंज कलर का होता है, लेकिन ये जब बना था वर्ल्ड वॉर 2 के आसपास में तो ये एक ब्लैक स्टील बॉक्स के अंदर में ये अपने इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट को लेकर के जाते थे और वो कोई भी उसको देखता तो कहता था ठीक है, इसको लेकर के ट्रांसपोर्टेशन में वो आसानी होती थी। बहुत लोगों का ये मानना है कि आपके कैमरा में एक पहले ज़माने में ब्लैक बॉक्स होता था और उसको चारों तरफ कपड़े डले होते थे और उसके अंदर किसी भी तरह की लाइट नहीं जाए तो उसको ब्लैक बॉक्स बोलते थे। ये वहाँ से आया है। हाउएवर तो ये वर्ड है जो कि ऑरेंज कलर का होता है। ऑरेंज इसलिए कि उसको लोकेट करने में आसानी होती है, ख़ास करके मरीन समुद्री कंडीशंस में। ये ब्लैक बॉक्स जो है ये बहुत ही रोबस्ट होता है। ये मे बी 2000 डिग्री सेल्सियस में भी जलता नहीं है। फिर इसको टाइटेनियम से बनाते हैं, फिर स्टील से मतलब कि इट इज़ वेरियस 7-8 लेयर में उसको वो बक्से को बनाया जाता है। उसमें वाटर प्रूफिंग होती है, एस्बेस्टॉस होता है, ताकि जो है और फिर जब ये बन जाता है तो इसके अंदर में पहले टेप रखते थे रिकॉर्डिंग वाले, और वो 25 घंटे तक वो टेप पैरामीटर्स को अब वहाँ पे हार्ड डिस्क रखा जाता है और मेरे हिसाब से हज़ारों पैरामीटर्स उसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं। ये 2 भाग में होता है। एक फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर होता है, जब से उसमें हार्ड डिस्क डाला गया है तो उसे डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर बोलते हैं। और दूसरा होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। तो कॉकपिट के अंदर में क्या बात, क्या आवाज़, ये सारी चीज़ें जो हैं, दोनों पायलट्स से क्या बात हुई, कंट्रोलर से क्या बात हुई, ये दोनों चीज़ जो है ये पोस्टमार्टम के काम आता है एक्सीडेंट के बाद, क्योंकि सर्वाइवर नहीं बचे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इससे डिकोड किया जाता है। और ये जो DFDR है या FDR है, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर ब्लैक बॉक्स के अंदर में, वो करीब हर चीज़ रिकॉर्ड करता है। जहाज़ की आवाज़ क्या थी, RPM क्या था, लिवर के पोजीशंस कहाँ थे, पावर कितना डेवलप EGT मतलब कि टेम्परेचर कितना था, किस सेक्शन में क्या टेम्परेचर था, एयरक्राफ्ट की स्पीड क्या थी, एटीट्यूड क्या था। तो वो हर चीज़, हेडिंग, ट्रैक, वो सारी चीज़, तो 1000 पैरामीटर्स बहुत होते हैं, ठीक है। मतलब कि कोविड के टाइम में सब लोगों ने ICU के सब एक्सपर्ट हो गए थे, तो उसमें आप देखते हैं पेशेंट का वो 8-9 पैरामीटर रिकॉर्ड चलता रहता है, राइट। तो आप ये समझे वैसे 1000 पैरामीटर्स रिकॉर्ड होता है। अच्छा, इसको बनाने के बाद इसको कैनन बॉल की तरह टेस्ट किया जाता है, इसको दीवार पे मारा जाता है कि अंदर में फिर चीज़ ठीक है कि नहीं। अच्छा, ठीक है। तो ये बहुत ही रोबस्ट होता है। समुद्री तल में 20,000 फीट भी नीचे चला जाए तो समुद्री पानी इसको ख़राब नहीं कर सके 6 महीना तक, ठीक है, ताकि एक्सीडेंट के बारे में, क्योंकि पूरे ह्यूमन मतलब के एडवांसमेंट इसी चीज़ पे हुआ है कि जो एक्सीडेंट हुआ उसको पढ़ के आगे ना हो सके, ये उसके काम आता है, ना कि ब्लेम करने के लिए कि बोइंग की गलती है, एयरलाइन की गलती है। ये जो गलती होती है उसको सुधारने के लिए, सिस्टम्स को बेटर करने के लिए होता है। और इसका एनालिसिस करने के लिए एक अलग टीम होती है। तो क्या होता है कि नॉर्मली क्या होता है कि एयरलाइन और DGCA इसको डेटा रिकॉर्ड को ले जाकर के देखता है कि आप अपने जहाज़ आप कैसे उड़ा रहे हैं, ठीक है, जैसे प्रोसीजर्स हैं उसमें कोई गलती तो नहीं हो रही है या ये। तो वो एक मॉनिटरिंग होती है, रेगुलर मॉनिटरिंग स्केड्यूल्ड होती है। तो इट इज़ लाइक कि आप हार्ड डिस्क से लेके गए और वो डेटा को आपने डाउनलोड कर लिया, उसके बाद आपने कंप्यूटर पे उसको एनालिस कर, इसके लिए कोई बहुत स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं होती है कि भाई डेटा, तो वो इक्विपमेंट हमारे पास हैं। अच्छा, जिससे कि हम डेटा को डाउनलोड कर लें। फिर वो डेटा जब डाउनलोड हो करके आपके कंप्यूटर में या अलग हार्ड डिस्क पे हो जाएगा, सारी एनालिसिस उस पे होती है और फिर ये जो है वापस सेफ कस्टडी में चला जाता है। ओके, ठीक है सर। एक और बात बताइएगा कि जब भी मान लीजिए कि कोई एक पायलट है
जिस वक्त वो फ्लाइट उड़ा रहा था या अगर उसकी फ़्लाइट के दौरान कोई क्रैश होता है या कोई एक्सीडेंट होता है तो क्या उसके प्रोफेशनल करियर पर या उसके फ्लाइंग पर फ़र्क पड़ता है कि सबसे फ्लाइट्स पहले कम कर दी जाती हैं, ऐसा कुछ होता है? सबसे पहले तो ये कि इस तरह के एक्सीडेंट में तो बेचारा मर ही जाता है, हम्म ठीक है, तो इसमें तो सब चीज़ फुल स्टॉप हो गया। हम्म लेकिन अगर जो ये पता चलता है कि पायलट के फ्लाइंग स्किल्स के वजह से या किसी चीज़ को नज़रअंदाज करके या सीक्वेंस ऑफ एक्शन सही नहीं है तो उसे एडिशनल ट्रेनिंग दी जाती है, ओके ठीक है, और वो ट्रेनिंग फिर उसके ट्रेनिंग रिकॉर्ड पे रहता है, फिर उसकी मॉनिटरिंग होती है, फिर उसके लिए चेक फ्लाइट्स होती हैं डिपेंडिंग अपॉन कि हाउ ग्रीवियस वाज द मिस्टेक, ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है और इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग। ओके और ये जो इमरजेंसी लैंडिंग हम कई बार सुनते हैं कि फ़्लाइट्स की इमरजेंसी लैंडिंग हो गई, बॉम्बे जानी थी, अहमदाबाद चली गई, तो ये फाइनल डिसीजन किसका होता है? क्या ये मतलब एयरलाइंस का होता है या एयर ट्रैफिक कंट्रोल का होता है, पायलट का होता है, या फिर ये सब लोग कलेक्टिव एक डिसीजन लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन? आई एम रियली हैप्पी दैट यू हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट फ्लाइंग। मैं ये बता दूं आपके दर्शकों को कि साहब मैं हिंदुस्तान में पहला आदमी हूँ जो कि एक फ़्लाइट सिमुलेटर ला करके नॉर्मल पैसेंजर्स को पायलट के सीट पे बैठा करके ये सारे सवालों का जवाब मैं जहाज़ में देता हूँ। ये हमारा सिमुलेटर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट T3 टर्मिनल पे है, वो बोइंग 737 का है और वहाँ पे चूँकि रिस्ट्रिक्टेड था इंटरनेशनल पैसेंजर से, तो हम लोग जुलाई में एयरबस 320 का सिमुलेटर लेकर के आ रहे हैं। ये आप सब लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है कि अगर आप चाहते हैं कि आप जान पाए कि एक्चुअली में जब आप कॉकपिट पे बैठेंगे तो आप फ्लाई कैसे करेंगे, क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं, पायलट किस चीज़ को एक्सपीरियंस करता है, कैसे आप टेक ऑफ करते हो, कैसे लैंड करते हो, अगर आप करियर बनाना चाह रहे हो अपना कि आप पायलट बनना चाहते हो लेकिन एकदम से इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, कमिटमेंट नहीं करना चाहते कि लाखों लाख रुपए आपने खर्च कर दिया और उसके बाद आपको लगे नहीं यार ये मुझे नहीं करना है, सो सर हैज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। सर हमें उसके बारे में डिटेल में बताइए। फ्रॉम 9 जुलाई, हाँ, फ्रॉम 9 जुलाई मॉल ऑफ नोएडा में एयरबस 320 का मैं फ्लाइट सिमुलेटर ला रहा हूँ। इट्स अ रियल कॉकपिट एनवायरनमेंट। वहाँ पे आप पायलट सीट पे बैठ करके पूरे प्रोसेस ऑफ फ्लाइंग को आप देख सकते हैं, एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ कर सकते हैं, टर्न कर करके दिल्ली से बॉम्बे जा सकते हैं, इमरजेंसी डिक्लेयर कर करके फिर उसको लैंड कर सकते हैं, यू कैन लैंड इन फॉग, यू कैन फ्लाई थ्रू द वेदर। ये सारा एक्सपीरियंस जो पायलट This sounds so surreal for somebody who is not a pilot. मुझे ऐसा लग रहा है कि कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये आपके लिए। अच्छा, इससे एक और चीज़ है कि बहुत सारे लोगों को फ्लाइट फियर होता है या एंग्जाइटी होता है। वो 90% तो वो होता है फियर ऑफ अननोन। बहुत सारे सवाल होते हैं, ये आवाज़ क्यों किया, तो ये लाइट क्यों जली, तो इससे लोग एंग्जाइटी फील करते हैं, वेदर से क्या होगा। तो जब आप एक कॉकपिट में बैठ करके फ़्लाइट करते हैं तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन से आंसर हो जाते हैं, तो उससे एंग्जाइटी से आप बहुत हद तक रिलीफ पा सकते हैं। तो ये उनके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। वो आकर करके इसमें बैठें और उसके बाद जब आप खुद ही गाड़ी चला लेते हैं तो गाड़ी पे बैठने में डर कम लगता है, राइट। तो ऑफ कोर्स वी आर नॉट गिविंग अ प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, वी विल गिव यू एन सर्टिफिकेट दैट यू कैन लैंड द एयरक्राफ्ट, ओके, बट it is a lifetime experience for all those who are looking for a career, who have an anxiety, and those who wanted to be a pilot but went on to become a computer engineer or a journalist like you. उनके लिए है भाई, आप बैठ करके जहाज उड़ा लें and then you will have a very good thing. हम ट्राई करेंगे कि हम उसको भी रिकॉर्ड करें आपके साथ आके। Thank you. बट कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि जब हम इमरजेंसी लैंडिंग करते हैं तो वो फाइनल डिसीजन किसका होता है? कलेक्टिव डिसीजन होता है या इंडिविजुअल डिसीजन होता है किसी का? देखिए, एयरक्राफ्ट में सारा डिसीजन कलेक्टिव होता है। ओके और हमारी ट्रेनिंग इसी पे निर्भर होती है। इसको हम लोग बोलते हैं CRM, कॉकपिट रिसोर्स मैनेजमेंट। ओके, जो कैप्टन कॉकपिट रिसोर्स मैनेजमेंट मिलकर नहीं करता है उसे हम इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि जहाज़ में ये खराबी है, डू यू एग्री? ही सेज यस। वी शुड रीस्टार्ट, ही सेड नो, आई थिंक फायर इज स्टिल देयर, वी शुड नॉट रीस्टार्ट। ओके, वी विल नॉट रीस्टार्ट। ओके, सो इट इज़ अ कलेक्टिव development of decision that happens. Okay, finally obviously मतलब कि फैमिली में भी यही होता है कि सब डिस्कशन करता है लेकिन हेड ऑफ द फैमिली टेक्स अ डिसीजन, देन ही सेज फाइन वी आर डाइवर्टिंग टू मुंबई। ओके, सारा डाइवर्जन इज नॉट इमरजेंसी। Okay, we have a passenger who is not well, I divert to Pune. It's not an emergency landing, it's wrongly reported like that. There was weather here and I diverted to Jaipur. It's not an emergency landing. Okay, I have hydraulic failure, I land. No, it's a precautionary landing.
you would be covering more of aviation. Okay, so there is definitely a difference between an emergency landing and a precautionary landing. So when a pilot declares a precaution, he wants a priority. But emergency landing is a mayday. Okay, he's not requesting. He will have the priority. उसके अलावा एयर ट्रैफिक कंट्रोल का हमने नाम सुना, इस खबर में भी आया कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कनेक्शन टूट गया था एयर इंडिया फ्लाइट का। एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता क्या है एंड उसका काम क्या होता है? तो क्या होता है कि जहाज़ में जो पायलट, बहुत सारे जहाज़ उड़ रहे हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए एक एजेंसी है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है, उसमें भी 10 डिपार्टमेंट आप समझ लें हैं। तो एक डिपार्टमेंट तो है जो कि सारे फ्लाइट्स के क्लियरेंसेस को मॉनिटर करता है। ठीक है, क्लियरेंसेस मतलब कि मैं यहाँ से लंदन जा रहा हूँ, तो मैं इस जहाज़ को इस बजे टेक ऑफ करूँगा, इस फ्लाइट लेवल पे जाऊँगा, लंदन में मैं 9 घंटे के बाद लैंडिंग करूँगा। तो इस बीच में आप पूरे एयर स्पेस पे जा रहे, तो एक हर एयर स्पेस का क्लियरेंस, आपके लेवल का क्लियरेंस, मतलब लेवल कहते हैं थाउजेंड्स ऑफ फीट को, ठीक है, वो क्लियरेंस वो फ्लाइट क्लियर करता है, क्लियरेंस होता है। और काफ़ी ऑटोमेटेड और कंप्यूटराइज्ड वो एरिया है, क्योंकि बहुत सारे जहाज़ उस एरिया में घूम रहे हैं, राइट। उसके बाद तो फिर एक रियल टाइम होता है जिसमें कि रडार होता है। रडार आपको देख रहा है, तो हर जहाज़ के बीच में डिफरेंस हेडिंग वो करके लाता है। फिर एक टावर होता है जो कि जो आप देखती हैं जनरली, वो एक टावर होता है, उसको एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर बोलते हैं। तो उस पर ऊंचा होता है ताकि वहाँ से वो पूरे रनवे को, एरिया को देख सके। अच्छा ठीक है, ये जहाज़ लैंड कर गया, वो जहाज़ टेक ऑफ कर गया, ये टावर कंट्रोलिंग होती है। तो जहाज़ जब अच्छा उसके नीचे भी एक और होता है, वो एप्रन कंट्रोल करता है, जो जहाज़ ग्राउंड पे चल रहा है, ठीक है, उसको भी कंट्रोलिंग की ज़रूरत होती है। तो टावर नहीं, तो जितना बड़ा एयरपोर्ट होता है उसमें उतने डिपार्टमेंट होते हैं। छोटा एयरपोर्ट में एक ही आदमी सब कुछ करता है, ठीक है। बहुत ज़माना पहले तो मतलब कि कलकत्ता में आप शायद वो फोटो भी, एयर होस्टेस जो है वो रिक्शे पे जहाज़ पे आती थी एयर इंडिया के शुरुआती दौर पे। अब थिंग्स हैव चेंज्ड। ओके, और जब कोई फ्लाइट उड़ने वाली होती है, या मान लीजिए कि 1 बजे की फ़्लाइट है, तो फ्लाई करने से पहले क्या क्या सेफ्टी प्रोटोकॉल्स लिए जाते हैं? देखिए, हर जहाज़ का अलग अलग होता है, लेकिन एक जनरल प्रोटोकॉल ये है कि जहाज़ के ऊपर में जो पैसेंजर आता है, कार्गो आता है, खाना पीना, ये सारी चीज़ जो है ये सिक्योरिटी नेट से होकर गुजरती हैं। 3-4 लेयर्स की सिक्योरिटी होती है। वो यू मस्ट हैव गॉन थ्रू सो मेनी सिक्योरिटी चेक्स। वो सिक्योरिटी जो है वो एक अलग चीज़ है। सिक्योरिटी का मतलब ये हुआ कि आपने जो है ताला, चोर से, बाहरी चोर से रोकने के लिए ताला, ठीक है। और सेफ्टी का मतलब हुआ कि आपकी एमसीबी में वायर सही से लगा हुआ, ये प्रोसीजर्स एंड ये फ्लाइंग के ऑपरेशंस हुआ। तो सेफ्टी को डीजीसीए डील करता है, सिक्योरिटी को पुलिस डिपार्टमेंट में जो बीकैस है, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, वो डील करता है। ये दोनों चीज़ अलग अलग हैं। तो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है। ऑपरेशंस प्रोटोकॉल ये होता है कि पायलट पहले उसको फ़्लाइट के बारे में पता होता है, तो वो वेदर पढ़ता है, वेदर को कि वेदर कैसा है एन रूट। फिर वो फ़्लाइट डिपार्टमेंट में आ करके सारे कागजात को चेक करता है, फिर बोलता है कि भाई वेदर वहाँ का अच्छा नहीं है, मैं थोड़ा ज़्यादा फ्यूल लेके जाऊँगा, या इतना फ्यूल वो बताता है। फिर इंजीनियर बोलता है ठीक है सर, एयरक्राफ्ट को मैंने साइन कर दिया है, तो वो एक जहाज़ पे जाता है। जहाज़ के चारों तरफ वो वॉक अराउंड करता है और हर चीज़ को, चक्के में हवा ठीक है कि नहीं, किसी तरह का डेंट है कि नहीं। तो ये दोनों पायलट जो है, तो इस लिहाज से पायलट को अपनी प्लेन के बारे में सब कुछ मालूम होना चाहिए। 100%। मतलब द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन ऑन द एयरक्राफ्ट इज द पायलट फॉर हिमसेल्फ, राइट। इट इज़ नॉट द VIP, मे बी अ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, किंग, क्वीन, लेकिन the most important person happens to be the pilot. That's how I think. No, that's the reality. क्योंकि अगर कुछ होगा तो no VIP sitting inside the plane can handle the situation. Okay. So pilot जो है इसको कहते हैं external walk around. ठीक है। और वो एक पूरा उसको चक्कर लेता है, और उसकी भी चेकलिस्ट बनी हुई है कि आप चक्के में क्या क्या चीज़ चेक करोगे, ये। तो वो एक एग्जॉस्टिव प्रोसेस होता है। वो विजिबली जितनी चीज़ों को देख सकता है वो देख करके तब ये कॉकपिट में आता है। फिर चेकलिस्ट होता है, तो कॉकपिट में हर सिस्टम को सेल्फ टेस्ट तो पावर अप करते वक्त होता है। फिर वो पायलट जो है हर जो क्रिटिकल सिस्टम से उसको टेस्ट करता है। फायर सिस्टम को टेस्ट करेगा, प्रेशराइजेशन सिस्टम को टेस्ट करेगा, फ्यूल सिस्टम को टेस्ट करेगा, और वो टेस्ट करने के बाद वो सिस्टम खुद ही बताता है टेस्ट पास, टेस्ट फेल्ड। ओके। और ये पॉसिबल नहीं है कि मेरा एक सिस्टम टेस्ट फेल कर दिया तो मैं कहूँगा मैं चला जाऊँगा।
ओके, क्योंकि वो सिस्टम में रिकॉर्ड हो गया है, वो अभी DFDR में निकल के आ जाएगा, तो सब लोग कहेंगे यार वो तो सिस्टम ही ख़राब था, पायलट कैसे टेक ऑफ कर गया। तो ये सारी चीज़ें पहले ज़माने में ये होती थी कि हमें स्पेकुलेट करना होता था। आजकल तो सभी चीज़ DFDR में रिकॉर्डेड होता है, CVR में रिकॉर्डेड होता है। तो अगर कोई गलती भी है या किसी तरह की कमी है टेक्निकल, तो वो रिकॉर्ड, तो ये सारे चीज़ को टेस्ट करने के बाद जब पायलट जब श्योर होता है, ठीक है, फिर जो है ग्राउंड वाले उसको लोड शीट लेकर के आते हैं। लोड शीट में कितने पैसेंजर हैं, क्या उसमें कार्गो में क्या है, कितना पेट्रोल है, फ्यूल है, वो सब चीज़ को देख कर करके फिर उसको साइन करता है। फिर दोनों पायलट इस लोड के हिसाब से परफॉर्मेंस चेक करते हैं। परफॉर्मेंस को कहते हैं कि एक जहाज़ जो है अगर अगर ऊंचाई पे जैसे कि बेंगलोर है, ठीक है, तो 3000 फीट ऊंचा है और आप समुद्री तल पे हैं, तो इंजन का पावर डेवलप करने की क्षमता 3000 फीट पे कम होगी, क्योंकि हवा कम है, राइट। अगर 10,000 फीट पे चले जाएंगे और कम होगी। तो हम एलिवेशन को, फिर टेम्परेचर, गर्मी में आपकी गाड़ी भी उतनी तेज़ नहीं चलती है जैसे कि ठंडे में चलती है, विंटर टाइम में। तो उस तरह से टेम्परेचर हमारे परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है। तो हम उस सब चीज़ को लेकर के देन वी पुट इट इनटू द कंप्यूटर एंड द कंप्यूटर सेज के फाइन दिस इज़ योर वी रोटेशन, जो मैंने बताया था रोटेट करने के लिए। उससे पहले एक स्पीड होता है जिसको बोलते हैं V1 स्पीड। V1 स्पीड का मतलब होता है डिसीजन स्पीड। तो उस स्पीड, वो स्पीड हर टेक ऑफ के लिए पायलट और को पायलट दोनों आपस में मेमोराइज करके रखते हैं, सिस्टम में डाल के रखते हैं। अगर इससे पहले कुछ हुआ तो हम रुक जाएंगे। ओके। इसके बाद चाहे जो हो जाए उड़ेंगे, हम रुक ही नहीं सकते हैं। रनवे इज नॉट सफिशिएंट, ओके, सो वी हैव टू कंटिन्यू टेक ऑफ। इस केस में जो भी टेक्निकल फॉल्ट हैं वो इस V1 के बाद आए होंगे। दैट इज हाउ दे वर कमिटेड टू टेक ऑफ। बिफोर टेक ऑफ चेकलिस्ट, ये सारा चीज़ तो चेकलिस्ट करते करते वो आता है। और अगर इस बीच में अच्छा इतने सारे सिस्टम्स हैं, लेट अस अज्यूम कि वो सही नहीं था, पायलट का फ्लैप सही नहीं था, ठीक है, उसको डिफ्लेक्ट नहीं किया, भूल गए, ठीक है, तो साहब इट्स अ कैटास्ट्रोफिक फेलियर, राइट। लेकिन सिस्टम में इन सब चीज़ का बैकअप होता है। तो जब आप पार टेक ऑफ के लिए पार खोलने लगेंगे तो वो एक हॉर्न करेगा, टू टू टू। पायलट ने फिर भी नज़रअंदाज किया तो फिर वो बोलेगा टेक ऑफ कॉन्फिग, मतलब कि, और वो इतना ज़ोर से बोलेगा कि आप उसको नज़र, दैट मीन्स इज सेइंग कि आपका कन्फिग्रेशन टेक ऑफ के लिए सही नहीं है। तो इतनी सारी चीज़ें जो हैं ये जहाज़ में इनबिल्ट, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम। सेफ्टी इज, ये मुझे मिशन इम्पॉसिबल की तरह लग रहा है कि बहुत कुछ गलत होगा तब जाके ये हो पाएगा। करेक्ट। फाइनल डेस्टिनेशन, सॉरी, मिशन इम्पॉसिबल में दिमाग में आ रहा है। सो इन किसी भी एक चीज़ की फेलियर से, किसी भी एक चीज़ के भूलने से कोई एक्सीडेंट नहीं होता, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं। When multiple things will go wrong. करेक्ट। और बीच में कोई भी उस साइकिल को ब्रेक कर दे तो इट विल बी अ प्रॉब्लम, बट इट विल नॉट बी सो कैटास्ट्रोफिक। ओके। इसके अलावा जैसे कि हमने इस वाले क्रैश में देखा कि एयर इंडिया ने कॉम्पनसेशन अलाउंस देने की बात की कि वो सब जितने भी लोग मरे हैं और जो एक लोन सर्वाइवर हो उसको कॉम्पनसेशन देंगे। क्या ये मैंडेटरी होता है एयरलाइंस के लिए? देखिए, मैंडेटरी ये मुझे बिल्कुल पता नहीं है, इंश्योरेंस टर्म्स पे डिपेंड करेगा। वैसे सारे पैसेंजर्स, पेड पैसेंजर्स इंश्योर्ड होते हैं और उनका एक कंपनसेशन इंश्योरेंस से आता है। बहुत सारे पैसेंजर्स जिनके पास क्रेडिट कार्ड हैं वो भी इंश्योर्ड होते हैं। बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग क्रेडिट कार्ड यू कैन टेल, वो कंपनी भी उनको कंपनसेट करेगी। फिर बहुत सारे लोगों ने लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है, वो भी कंपनसेशन इसमें किक इन करेगा। एयरलाइन ये दे रही है, मुझे नहीं मालूम कि ये अपने उस इंश्योरर से, ऑब्वियसली एयरलाइन जो है मेरे हिसाब से एयर इंडिया हर साल 250 से 300-400 करोड़ रुपया इंश्योरेंस कंपनी को पे करता है इंश्योरेंस के लिए, वो अभी काम आएगा। ठीक है। और जैसे कि आप फ्यूल की बात कर रहे थे, तो ऑन एन एवरेज मान लीजिए हमें 1000 किलोमीटर्स कवर करने हैं तो कितना फ्यूल लगता है? देखिए, ये जो दिल्ली लंदन की फ़्लाइट है इसकी मैं बात करूं तो अगेन आई एम नॉट द एक्सपर्ट, लेकिन जो पायलट ग्रुप में जो बात हो रही थी तो आपको 50 से 55 टन के फ्यूल की ज़रूरत होगी, ठीक है, और आप करीब 10 टन और कर लें तो 65 टन फ्यूल जो है वो काफ़ी है वहाँ जा कर के 2 घंटे तक कहीं पे रुक करके फिर लैंड करने के लिए। तो 65-70 टन से ऊपर की फ्यूल की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन बाज़ वक्त लोग और ज़्यादा फ्यूल लेते हैं, वो एयरलाइन पॉलिसी और वेदर पे डिपेंड करता है। लेकिन टन के हिसाब से 70 के आसपास, 65 से 70 होना चाहिए। और
अगेन इट्स नॉट पार्ट ऑफ स्पेकुलेशन, वो एयरलाइन कैन डिक्लेयर कि हम इतना फ्यूल लेकर के जा रहे थे, ख़त्म काम। ठीक है। और कॉस्ट क्या होती है अप्रॉक्सीमेट एविएशन फ्यूल की? अगर एविएशन फ्यूल की कॉस्ट तो खैर हर कंट्री में और शहर में अलग अलग होता है। पोर्ट प्लेयर में वो महंगा होता है, यहाँ पे तो डिपेंड्स ऑन द टैक्स, जैसे कि आपके पेट्रोल का होता है। कॉस्ट भी इतना ही होता है जितना हमारा है एटीएफ जो है। और आपके दर्शकों को ये बता दूं कि भाई ये हम जो गाड़ियों में अपना पेट्रोल लेते हैं 100 रुपए का, ठीक है, वो जो है ज़्यादा रिफाइंड होता है। और हम जो जहाज़ में लेते हैं एटीएफ, उसको प्लेन शब्दों में बोलूं तो वो केरोसिन होता है, ठीक है। और उसकी वजह है पेट्रोल बहुत इन्फ्लेमेबल है, हाँ। और केरोसिन जो है कम इन्फ्लेमेबल है, ठीक है। तो केरोसिन जो है और वो जल्दी वो क्या होता है कि आप -56 डिग्रीज पे क्रूज़ कर रहे होते हैं तो उस ठंडक में ये फ्रीज़ नहीं करता, ठीक है। केरोसिन का दाम 100 रुपए प्लस सेम रेट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। कुछ कंट्रीज में सस्ता होता है, आप सऊदी और यूएई में जाएंगे तो शायद सस्ता होगा, ठीक है, लेकिन करीब करीब इतना ही होता है। अच्छा, हम लोगों ने हमेशा देखा है कि आप किसी भी एयरलाइन से ट्रैवल करते हैं तो हमें कहा जाता है कि एक लगेज कैप है, मान लीजिए पर इंडिविजुअल या आप 25 किलो लेके जा सकते हैं, 21 किलो लेके जाते हैं, केबिन का 7 किलो अलग, मगर अगर आप पे करते हैं तो आप एक्स्ट्रा लेकर जा सकते हैं। सो ये जो कैप लगा हुआ है, ये वेट जो आपको एयरक्राफ्ट में कैरी करना है उसके ऊपर लगा हुआ है, या एक तरीका है ज़्यादा पैसे कमाने का एयरलाइंस का? देखिए, एयरलाइंस, पर्पस ऑफ एयरलाइन इज नॉट चैरिटी, राइट, दे हैव टू अर्न मनी। तो जो उन्होंने पैसेंजर को बैगेज अलाउंस दिया हुआ है वो तो फ्री है, ठीक है। उससे ज़्यादा आप लेकर के आएंगे तो पेमेंट अगर आप करेंगे, चाहे जितना भी आप लेके जाना चाहें, वो उस पे कोई कैप नहीं, कितना भी लेके जा सकते हैं। क्योंकि मैंने कहा ना, वो जो जब सारे पैसेंजर आ जाते हैं तो वो लोड शीट लेकर के आता है कि सर टोटल कार्गो इज दिस मच, ओके। तो पैसेंजर का वजन क्या है कि लेट्स से दैट दे टेक एन एवरेज ऑफ 80 kgs पर पैसेंजर, ठीक है। तो आपके जैसी कोई आएंगी तो उसमें बच जाता है, मेरे जैसा आएगा तो थोड़ा बढ़ जाता है। तो एवरेज में पैसेंजर का, हाँ, 80 में वो पूरा हो जाता है। उसके बाद आता है कितना लगेज, तो वो सारा वे होता रहता है, जितना वे हो करके जाता है तो वो उनको एग्जैक्ट पता होता है कि इतना वजन हमारे जहाज़ में गया है, ठीक है। तो फिर वो लोड शीट जो है वो बनता है, और वो लोड शीट अगर लेट अस से दैट कार्गो इज 10 टन्स, ठीक है, तो उसमें लिखा हुआ होगा, ठीक है। फिर कार्गो 10 टन्स, फ्यूल 70 टन्स, आदमी लोग 242 टोटल हैं, तो 100 kg के हिसाब से अगर हम लेते हैं सामान के साथ तो वो कितना हो गया, 24 टन्स वो भी हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ को जोड़ करके जो ऑल अप वेट होता है, ठीक है, उसके हिसाब से जहाज़ का परफॉर्मेंस कैलकुलेट होता है। और बाज़ वक्त आप देखेंगे कि वह जहाज़ डिले हो रहा है और वो पायलट ने बोला भाई 2 टन कम करो, मैं एम एक्सीडिंग माई परफॉर्मेंस, ओके। तो उस केस में अगर कार्गो है तो उसे उतारा जाएगा, और अगर जो एक्स्ट्रा पैसेंजर्स हैं तो कुछ पैसेंजर्स जो कंफर्म्ड होते हैं उनको बोर्ड नहीं दिया जाता। ये परफॉर्मेंस की वजह से होता है। यही मुझे पूछना था कि अगर कभी लगे कि हमारे प्लेन पर वजन ज्यादा हो गया तो ऑफलोड क्या चीज की जाएगी? सबसे पहले तो कार्गो की जाती है। और कार्गो में तो हो सकता है मेरा लगेज हो। नहीं, कार्गो जब हम बात कर रहे हैं तो आपका लगेज एक अलग है, कार्गो अलग है। तो कार्गो वो है जो कि पेड एक मतलब कि लोग अपना हर जहाज में सामान इधर से उधर, जैसे अहमदाबाद एयरपोर्ट है, वहाँ से कार्गो बहुत जाता होगा, इट्स अ मैन्युफैक्चरिंग हब, राइट। तो उसमें हर जहाज, लंदन में हो सकता है कि किसी तरह का कपड़े का बिजनेस हो रहा हो, तो उसमें जो कपड़े के बिजनेस वाले जो कार्गो में लोड करते हैं वो सामान उसमें लोड होता है। तो हमारी जो कमर्शियल फ्लाइट्स जा रही हैं जी, उसमें मैं, मेरा सामान, मेरे पायलट, मेरे को पैसेंजर्स के अलावा कुछ ऐसा भी सामान जा रहा है जो एक शहर से दूसरे शहर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। जी, और वो बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है किसी एयरलाइन के रेवेन्यू का। ओके। और इसलिए मैं कह रहा हूँ वो कार्गो कितना था ये भी पब्लिक को जानना ज़रूरी है, और उसमें ईंधन कितना था, तो उससे ये पता चलेगा कि जहाज़ जो है वो कोई ओवरलोडेड नहीं था। और उसकी संभावना बहुत कम है क्योंकि कंप्यूटराइज्ड होता है, लेकिन इट शुड बी नोन। ठीक है। और हम लोगों ने कई बार सुना है कि प्लेन ऑटो पायलट मोड में था, तो ये ऑटो पायलट मोड क्या होता है? और जब ऑटो पायलट मोड होता है तो फिर प्लेन में 2 पायलट्स की जरूरत क्यों होती है कि एक पायलट और एक को पायलट हम लोग हमेशा? तो मैं आपको बता दूं कि मैं जो रोबोटिक किचन की बात कर रहा था, तो उसका नाम मैंने ऑटो शेफ रखा है। ठीक है। और कोविड के दौरान जब मैं किचन में गया था पहली बार,
तो मैंने देखा यार ये काम जो है काफ़ी रिपीटेटिव है, तो इसको ऑटोमेट कर दें। हाँ, ठीक है, क्योंकि उससे पहले मैं एक्सपोज नहीं हुआ था उस पर। सो आई स्टार्टेड टू ऑटोमेट। तो रोबोटिक किचन का नाम मैंने ऑटो शेफ रखा। तो ऑटो पायलट क्या होता है कि पायलट के सारे काम को वो खुद कर लेता है। पायलट जो है टेक ऑफ करने के बाद 400 से 600 फीट के अंदर अंदर में वो ऑटो पायलट इंगेज कर देता है। ठीक है, और वो जो है ना थकता है ना गलती करता है, और वो फर्स्ट क्लास जहाज को उड़ाता है। ये किसी भी ह्यूमन पायलट से 50 गुना बेटर होता है। ओके, राइट। और इसलिए आपको किसी भी तरह की फ्लाइंग की एरर्स के वजह से होने की संभावना कम हो जाती है। तो ऑटो पायलट जब नहीं था, और एक ऑटो पायलट नहीं होता है, 2-3 ऑटो पायलट होते हैं। एक खराब हो गया तो दूसरा एक ही प्लेन में, एक ही प्लेन में। ओके, ठीक है, तो 2 ऑटो पायलट एक बार में एक हुआ। लेकिन वही जब एयरक्राफ्ट जब लैंडिंग के लिए होता है तो, और वेदर अगर फॉग है ये है, तो एक ऑटो पायलट उड़ रहा है, दूसरा मॉनिटर करता रहता है। ऑटोमेटिकली वो मॉनिटर कर रहा है, और तब पायलट फ्लाइंग भी उसको मॉनिटर कर रहा है। तो 4 आदमी जो है पूरे फ्लाइट पाथ को मॉनिटर कर रहे होते हैं। ठीक है, और 787 तो अपने ऑटो पायलट पे लैंड भी कर सकता है, लैंड करके रुक भी सकता है, और इस पूरे प्रोसेस में आदमी की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन पायलट इज द सिस्टम मैनेजर। ओके, वो जहाज कितने अच्छे से ऑटोमेटिक्स में उड़ रहा है, ओके, डिपेंड्स ऑन द इनपुट्स दैट हैज बीन गिवन टू पायलट। दैट इज हाउ, जैसे आजकल एआई की बात होती है कि जॉब्स चली जाएंगी, इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द ह्यूमन हु इज गिविंग प्रॉम्प्ट्स। बिल्कुल। हाँ. तो आप अगर यस, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि 2 पायलट से 1 पायलट हो जाएंगे? इट्स अ पॉसिबिलिटी, नॉट अ पॉसिबिलिटी, बट इट इज़ देयर। फैल्कन के जो अभी लेटेस्ट एक मॉडल बना है, आई थिंक 900X, आई फॉरगेट द नेम। फैल्कन इज एन एयरक्राफ्ट लाइक दिस, इट्स अ कॉर्पोरेट जेट, ओके, एंड दे हैव फाइल्ड फॉर अ सिंगल पायलट। ओके, और सिंगल पायलट की सीट भी जो है वो वहाँ पे वो कन्वर्ट हो सकती है बेड पे। ठीक है, दे हैव नाउ पुट इन सो मच ऑफ ऑटोमेशन। उसको अब सर्टिफिकेशन मिले या नहीं मिले वो एक अलग चीज़ है। सो इवेंचुअली ह्यूमैनिटी विल प्रोग्रेस टू सिंगल पायलट इन द कॉकपिट, ओके, एंड मे बी व्हेन वी आर ओल्ड इनफ इट वुड बी फ्लोन बाय द पायलट ऑन ग्राउंड। दिस इज इंटरेस्टिंग, क्योंकि जैसे हम टेस्ला की कार्स में बहुत बार कहते हैं, या आजकल बहुत सारी ड्राइवर लेस कार्स आती हैं, इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी पायलट लेस एयरक्राफ्ट। When I went to unveil my robotic auto chef to Dubai, I went to Dubai World Trade Center, and that's where I unveiled it. So there I used to call it a chefless car. And दुनिया में ड्राइवरलेस कार एंड शेफलेस किचन, इन दोनों की डिमांड बहुत है। पायलटलेस एयरक्राफ्ट दुनिया में कितने उड़ रहे होंगे आपके हिसाब से? I don't know, I think एक भी नहीं उड़ रहा होगा। I can't think of it right now. Maybe 10,000? But there is a pilot inside the craft, right? No, maybe 10,000. And we call them drones. Oh, right, in that sense. Isn't it? Yes. They are drones. They fly from place A to place B. They land, they take off. Okay. So when pilotless aircraft will start coming into this, I'm sure it will come in time. Okay. Because ये सारी जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं, of course, initially there will be a monitoring. लेकिन drones are there and they go around everywhere. But I feel you're talking from the other side of the table, and I as a passenger, मुझे बहुत डर लगेगा किसी पायलटलेस एयरक्राफ्ट में बैठने में, बिकॉज एक ह्यूमन कनेक्ट तो होता है ना कि एटलीस्ट। अच्छा, आप ये बिल्कुल आप सही सोच रही हैं, लेकिन दुबई के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे आप जब ट्रेन पे बैठती हैं और जो ट्रेन इतनी तेज़ी से जाता है, उसमें कभी आपने ड्राइवर देखा है? पॉसिबली नॉट। देयर इज नो ड्राइवर केबिन ओनली, बिकॉज इट्स ड्राइवरलेस। या Okay, so you can and you will, मतलब कि this is just a futuristic talk, but yes, and it will be good. It will not be something that would be worse than what it is right now. Okay, I have few questions जो लोगों के मन में अक्सर रहते हैं। हम लोग हमेशा जब प्लेन में बैठते हैं तो कहा जाता है अपना प्लेन फ्लाइट मोड में डाल दीजिए, एयरप्लेन मोड पे डाल दीजिए। Okay, इसका मैं आपको बता दूं कि क्या होता था कि एक ज़माना था जबकि एयरलाइंस जो है आपसे पैसे लेती थी और आपको फ़ोन देती थी बात करने के लिए। ये यू वुड हैव बीन वेरी यंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट दैट वाज द टाइम। ओके, अभी के ज़माने में बहुत सारे एयरलाइंस जो हैं वो आपसे पैसे लेके इंटरनेट कनेक्शन देती हैं, राइट? आप उनके जब इंटरनेट को यूज़ करेंगे तो जहाज़ को कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन अपना करेंगे तो ख़तरा है। दिस इज़ वन पार्ट। हाउएवर, जो पुराने ज़माने के टीवी होते थे, आप वो प्रोग्राम देख रहे हैं और उसमें वो इस तरह से वो हिलता था,
सम ऑफ द ओल्डर जिसमें स्क्रीन एंटीनास लगे होते थे वो वाले टाइम हाँ, के। और आपके जो लैपटॉप या कंप्यूटर्स पुराने ज़माने का, पुराना ज़माना क्या से 10 साल पहले वाला जो कंप्यूटर होता था उसमें भी वो स्क्रीन ऐसे ऐसे करके हिलता था। करती थी, हाँ। और वो आपके जब फ़ोन आते थे तब होते थे, ये एवरीबडी हैज़ सीन। सो उस वक्त के एनालॉग जो डिस्प्ले सिस्टम्स थे वो हमारे मोबाइल फ़ोन या फ़ोन के सिग्नल से इम्पैक्ट होते थे, बट दैट वाज ओनली अ डिस्प्ले इम्पैक्ट। ओके, तो उस वक्त के लिए अब वो नहीं करता है, तो अब वो अलाउ भी कर दिया गया है, बट टेक ऑफ एंड लैंडिंग में वी डोंट नो हाउ इट, बट नाउ इट इज जस्ट बीइंग कैरिड फॉरवर्ड। ओके, डज इट इंटरफेयर विथ आवर aircraft systems or navigation? I really don't know about it. Maybe it is just a good practice. Fine, yeah. That is being carried on. इसके अलावा हमसे कहा जाता है कि जब भी प्लेन टेक ऑफ कर रहा है या लैंड कर रहा है आप विंडो पेन्स खुले रखिए। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है कि जब किसी भी तरह की इमरजेंसी इवैक्यूएशन, एक वर्ड है कि जहाज़ जो है वो ज़मीन पे रुक गया, ठीक है, और आप जो है स्लाइड्स वगैरह को खोल करके बाहर जाएंगे, तो ये जो विंडो का खुला होना आपको ओरिएंटेशन पे बहुत हेल्प करता है। इधर आग लगी हुई है कि नहीं है, पानी है कि नहीं है, तो अगर तो आप ट्यूब में रहेंगे तो यू वोंट नो व्हाट टू डू। सो ओपनिंग ऑफ विंडो पेन्स इज़ अ सेफ्टी इन्हांसमेंट मेजर, और सभी को करना चाहिए। प्लेन में रिवर्स गियर नहीं होता है? प्लेन में जो रिवर्स गियर, अगेन ये आप जो है हमारे, दिस इज़ समथिंग, मैं जब ओला में बैठता हूँ तो मेरा जो ड्राइवर होता है पूछता है, सर पायलट यूनिफॉर्म में गया, सर जहाज़ में गियर होता है? ठीक है, तो ये सारे सवाल तो आपको हमारे सिमुलेटर में मॉल ऑफ इंडिया में मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन यस, रिवर्स गियर नहीं होता है, रिवर्स थ्रस्ट होता है। अच्छा, रिवर्स थ्रस्ट होता है जब जहाज लैंड करता है तो आप सडनली एक आवाज़ सुनते हैं, वू करके आवाज़ होती है, तो पीछे से ये सारे बकेट्स खुल जाते हैं और ये जो थ्रस्ट आगे जा रहा है उसको हम इधर की तरफ घुमा देते हैं, तो जब इधर की तरफ जाएगा तो वो ब्रेक की तरह काम करता है, उसको रिवर्स थ्रस्ट कहते हैं। मैंने एक जहाज एयरफोर्स में उड़ाया था, डॉर्नियर, उसमें प्रोपेलर्स लगे थे और प्रोपेलर्स भी अपने उसको केम्बर को पिच को पीछे करके वो रिवर्स थ्रस्ट करते हैं, तो उससे हम रिवर्स थ्रस्ट में कुछ जहाज हैं दुनिया में जो कि रिवर्स थ्रस्ट करके थोड़ा बहुत पीछे जा सकते हैं। ठीक है, टेक्निकली दुनिया के सारे जहाज ये कर सकते हैं। ठीक है, ये बोइंग 787 भी कर सकता है, लेकिन वो करना प्रोहिबिट किया जाता है। अच्छा। क्योंकि वो जो जहाज़ का जो जेट फ्लो होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि उससे जो कंक्रीट वगैरह उड़ करके इसको डैमेज करेंगे। ठीक है, उसके अलावा हम लोग हमेशा जो सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं उसमें सुनते हैं कि आपको कुछ अगर केबिन में एयर प्रेशर कम हुआ तो ऑक्सीजन मास्क आ जाएगा। हाउ लॉन्ग इज़ दैट ऑक्सीजन मास्क ऑपरेटिव? कितनी देर तक वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकता है? ऐसा है कि रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ ने सेफ्टी के एतबार से ये किया है कि जब आपके केबिन प्रेशर्स ड्रॉप करें तो क्या होता है कि जहाज़ जब टेक ऑफ करता है तो आप अभी जैसे दिल्ली की जो एलिवेशन है 770 फीट है, तो अब जब जहाज़ जब टेक ऑफ करेगा तो आप लोग अगर इफ़ यू हैव गॉन टू ले तो देयर इज़ अ एयर लेस, राइट, लेस ऑफ एयर, लेस ऑफ ऑक्सीजन, देयर इज़ अ डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। तो जहाज़ जो है जब टेक ऑफ करता है तो एयरक्राफ्ट के इंजन्स जो है इसको प्रेशराइज़ करके रखते हैं, लेकिन इतना प्रेशराइज़ नहीं करता है कि वो ग्राउंड लेवल ही रहे। तो 2000, 3000, 4000, 5000 फीट तक का, 6000 फीट, 6700 मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा नहीं रखते हैं, तो 6700 फीट तक का उसको एलिवेशन बना करके रखते हैं प्रेशर। अब क्या होता है, वो प्रेशर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है कि बाहर में और अंदर की अगर हम बात करें तो गॉड फॉरबिड अगर स्ट्रक्चर फेलियर हो जाए तो दिस विल बिकम एन एक्सप्लोजन। ओके, दैट इज़ वाई इसको हम टोटली ज़ीरो नहीं करते हैं, सो वी मेंटेन अ डिफरेंशियल प्रेशर जिसको बोलते हैं। और वो डिफरेंशियल प्रेशर जब एयरक्राफ्ट का अब जो केबिन ऑल्टीट्यूड है, एयरक्राफ्ट का ऑल्टीट्यूड 40,000 है और एयरक्राफ्ट का केबिन ऑल्टीट्यूड कितना है, 5,000 है। ओके, ठीक है, अब जो इसमें अगर कोई प्रेशराइजेशन फेलियर होगा तो केबिन ऑल्टीट्यूड धीरे धीरे 40,000 पे आ जाएगा। 40,000 पे अगर आ जाएगा तो 40,000 पे तो हवा इतनी कम है कि आदमी जो है 10-15 सेकंड के बाद रह नहीं सकता। ठीक है, तो इस 40,000 फीट पे अगर जो 10,000 फीट, 11,000 फीट से ऊपर केबिन ऑल्टीट्यूड हुआ तो इसे लो प्रेशर कहते हैं,
ठीक है, केबिन लो प्रेशर, लो हाई ऑल्टीट्यूड, तो ये ऑक्सीजन मास्क अपने से नीचे आ जाएंगे, ठीक है। और पायलट जो है, और पायलट को भी पता चलेगा, और अगेन सारे जहाज़ में अभी के जितने जहाज़ हैं, पायलट जब तक एक्ट करेगा तब तक जहाज़ ऑलरेडी पावर बंद करके ऐसे करके वो टर्न करके नीचे उतरना शुरू कर देगा, ठीक है। इमरजेंसी डिसेंट मोड में वो चला जाएगा, और पायलट जब तक, पायलट भी अपना ऑक्सीजन लगाएगा, ठीक है। और अगर इमरजेंसी डिसेंट मोड में जहाज़ है तो उसको सिर्फ देखना है, और जहाज़ जो है खुद ही टर्न, एयरवे पे जा रहा है, वो लेफ्ट टर्न करेगा, एयरवे से अलग हो जाएगा और ये डाइव करता रहेगा, पावर भी कम कर लेगा ये भी। तो पायलट उसके बाद 2-4 एक्शंस और करते हैं, वो ऑक्सीजन को डिप्लॉय कर देगा, इमरजेंसी लाइट्स को ऑन कर देगा, ये सारा चीज़ जो है ये एक सीक्वेंस के हिसाब से होता है, ठीक है। तो ये केबिन ऑल्टीट्यूड के बढ़ जाने से आपका जो सवाल, मैं जवाब बहुत कंक्लूसिवली नहीं दे रहा हूँ, लेकिन रेगुलेटरी अथॉरिटी का ये कहना है कम से कम 12 मिनट तो होना चाहिए। अच्छा। और जहाज़ जिस रेट से नीचे उतरता है वो करीब 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 फीट से होगा, तो आप 12 मिनट में एनीवे योर एयरक्राफ्ट विल बी बिलो 10,000, तो फिर आप नॉर्मल सांस ले सकते हैं। ठीक है। एक और चीज़ है कि जब भी फ्लाइट्स जाती हैं, क्या कमर्शियल जो फ्लाइट्स होती हैं और जो प्राइवेट जेट्स होते हैं उनके रूट्स अलग अलग होते हैं? नहीं, सेम रूट्स पे ऑपरेट करती है। कमर्शियल फ्लाइट्स, प्राइवेट फ्लाइट्स, ट्रेनिंग फ्लाइट्स, वो सब अगर वो दिल्ली से बम्बई जा रहे हैं तो जो रूट है उसी पे रहेंगे, ठीक है। सारे जहाज़ जो हैं वो 1,000 फीट 2,000 फीट से डिस्प्लेस्ड होते हैं। अच्छा, ठीक है। जो अगर अपोजिट ट्रैफिक से आ रहा है तो 2000 फीट से डिस्प्लेस्ड होगा। 2000 फीट बहुत होता है, ठीक है। हमें लगता है कि बुर्ज खलीफा भी शायद 1500 फीट है, तो उससे ज़्यादा, ठीक है। तो 2000 फीट अगर इधर से आ रहा है, ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो 1000 फीट का डिफरेंस होता है। और आजकल करीब करीब सारे जहाज़ को ये पता होता है कि आगे वाला जहाज़ कौन है, कितने हाइट पे है, किस स्पीड पे जा रहा है। तो देयर इज़ लॉट ऑफ ऑटोमेशन। और जहाज़ में मतलब कि अगर जो अब तो जहाज़ ऐसे ऐसे भी आ गए हैं कि अगर जो जहाज़ अगर एक दूसरे पे टकराने की स्थिति में है तो प्रेजेंट मॉडर्न डे एयरक्राफ्ट कैन एक्चुअली टेक एन अवॉइडेंस एक्शन विदाउट इवन पायलट्स। और ये कब से आया है? बिकॉज आई वाज रीडिंग यस्टरडे, एक 1996 में हुआ था जो ऑन हेड कोलिजन हो गया था जी, यहाँ पे चक्री दादरी में। हाँ, उसके बाद तो इसके इम्प्रूवमेंट्स आते रहे हैं। हाँ, क्योंकि दीज आर कॉस्टली इक्विपमेंट्स, एयरक्राफ्ट की लाइफ भी ज़्यादा होती है, तो जो नए जहाज़ आते हैं उसमें तो लगता है दूसरे को मॉडिफाई करना होता है, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ दी मॉडर्न एयरलाइनर जो है वो न्यू जनरेशन, इसको ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम कहते हैं, तो उसमें ये कर सकता है। इसमें खुद से अवॉइड करने की क्षमता बहुत जहाज़ में नहीं है, लेकिन अब आने वाले करीब करीब सारे जहाज़ों में होगी। प्लेन्स के लिए भी ट्रैफिक रूल्स होते हैं क्या? सारे रूट्स, ऑल रूट्स आर रिटन, ऑल रूट्स आर नेम्ड, एंड ऑल रूट्स आर एक्चुअली फेड इनटू, जैसे आप जीपीएस में आप डालती हैं वैसे हम लोग भी जीपीएस में डालते हैं, तो उसको एफएमएस बोलते हैं, फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो उसमें आप डाल देंगे तो पूरा रूट्स होते हैं, और उसी रूट्स पे चलता है जहाज़, उसी पे क्लियरेंस होती है। अगर आप उस रूट पे नहीं होंगे तो बहुत हल्ला होगा, पीपल विल नो दैट यू आर नॉट। और रूल्स भी होते हैं आप लोगों के? सारे रूल्स होते हैं, विजुअल रूल्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स आईएफआर रूल्स होते हैं, जिसमें कि आप बाहर बिना देख करके जहाज़ देख करके आप बहुत कुछ कर नहीं सकते हैं जहाज़ में। तो यहाँ से मैं अगर लंदन जा रहा हूँ तो मुझे लगता है बाहर मैं 2-4 मिनट ही देखता हूँ, बाकी सब चीज़ तो हमें इंस्ट्रूमेंट्स में देखना होता है। और कभी अगर बहुत लंबी फ्लाइट होती है तो बीच में भी पायलट्स चेंज होते हैं, ऐसा होता है? हाँ, तो इस यहाँ पे बहुत ज़रूरी है जानना कि इसको कहते हैं फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस। तो ये बहुत साइंटिफिक सिस्टम है। अभी सुनने में आया कि वो लखनऊ में पैसेंजर्स बहुत अग्रेशन करके जहाज़ को तोड़ दिए, पायलट ने कह दिया कि मेरा ड्यूटी पूरा हो गया है। तो ये नहीं है कि पायलट बहुत एरोगेंट हैं और उनकी ड्यूटी पूरी हो गई तो जाके सो जाते हैं होटल में, ठीक है। ये साइंटिफिक स्टडी है कि अगर आप थके होते हैं, ठीक से सोए हुए नहीं हैं, या यू हैव बीन ऑन अ कंटिन्यूअस ड्यूटी, तो आपका रिएक्शन टाइम जो है वो स्लो हो जाता है। और जहाज़ में जितने भी सेफ्टी ड्रिल्स हैं कि आग लग गया या आपको V1 स्पीड पे रिजेक्ट करना है या जहाज़ को बर्ड हिट हो गया तो आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं, तो जितने भी रिएक्शंस के जो टाइम है ना,
वो आप ये समझ लें करीब 4 सेकंड का माना जाता है कि ह्यूमन बॉडी कैन रिएक्ट, ठीक है। तो और उस पे बेस्ड है। अगर जो पायलट अगर थका हुआ है, ड्यूटी टाइम लिमिटेशन इज़ द ओनली वे टू फाइंड कि आप यू आर ओवरवर्कड, ठीक है, तो आपके जो सेफ्टी के जो मार्जिन्स हैं वो एक्सीड कर जाते हैं रिएक्शंस के। इसलिए पायलट अकेला प्रोफेशन है जिसमें कि ड्यूटी टाइम लिमिटेशन के लिए मतलब कि देयर इज़ अ बुक, ठीक है, मे बी 10 पेजेस 20 पेजेस। फिर नया FDTL आया न्यू रिकॉर्ड्स पे, तो पायलट्स ने कहा कि ये जो FDTL है ये एयरलाइन को कहता है कि पायलट 10 घंटे की जगह 12 घंटा उड़ सकता है लगातार। जो है पहले क्या था, पहले के रूल में था आज अगर आपने पूरी रात उड़ान किया तो आप नेक्स्ट डे रात के लिए नहीं लगाए जा सकते हो, ठीक है। अभी जो नया रूल आया वो कहता है आप नेक्स्ट डे भी उड़ सकते हो। तो पायलट लॉबी ने हाई कोर्ट में केस किया है और एयरलाइंस ये कह रही हैं कि साहब कि मैं इसको 2026 से मैं नए रूल्स को इम्प्लीमेंट करूंगा या 2025 से करूंगा। सो देयर इज़ अ टसल बिटवीन द पायलट्स एंड द एयरलाइन प्रोबेबली वांट्स टू मेक यू वर्क ऑल द टाइम। इंडिविजुअल्स जो हैं, ठीक है, वो इस चीज़ को कहते हैं कि दिस विल बी कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन सेफ्टी एंड इट्स लाइंग इन द कोर्ट। इंडिया का जो है न्यू FDTL रूल्स आर मैटर ऑफ कंटेंशन। ओके, ठीक है। इसके अलावा बोइंग और एयरबस के बीच में बहुत टसल रहा है, विच इज़ बेटर, आपको किस में ज़्यादा फ्लाई करना चाहिए। एक टाइम पे बोइंग की बहुत वाह होती थी कि बोइंग है तो आई एम गोइंग, और अब ये हो गया इफ इट इज़ बोइंग आई एम नॉट गोइंग। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? देखिए वेल सारे जहाज़ इसी दुनिया में बनते हैं, मार्स से तो आता नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन ही यही दो हैं, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो सेफ्टी रिकॉर्ड्स है उसमें कोई बहुत का डिफरेंस नहीं है। इस एक्सीडेंट के बावजूद बोइंग 787 जिसके 1100 जहाज़ हैं, 3 मिलियन फ्लाइट्स, सम 30 मिलियन, आई डोंट नो, करोड़ों घंटे उड़े हैं, ठीक है, एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ था। सो इवन विद दिस एक्सीडेंट 787 continues to be the safest aircraft, बिग जेट। एयरबस से भी अच्छा रिकॉर्ड है, डिस्पाइट द फैक्ट कि डिस्पाइट इंडियन एविएशन में अभी तक जितने भी क्रैशेस हुए हैं उसमें इतने लोग नहीं मारे गए हैं, इतने लोग मरे ही नहीं हैं। हाँ, मतलब कि मेरे हिसाब से दिस इज़ अनफॉर्चुनेट, लेकिन जब एयरक्राफ्ट की एक्सीडेंट्स की बात करते हैं तो उसमें डेटा होता है पर मिलियन आवर्स। तो एयरबस और बोइंग के पर मिलियन आवर्स में बहुत का डिफरेंस नहीं है, ठीक है। पर्सनल प्रेफरेंस हो सकता है, बट ऑन द सेफ्टी रिकॉर्ड आई डोंट थिंक देयर इज टू मच ऑफ अ डिफरेंस। ओके। एंड आपसे इतनी बात करने के बाद मुझे लगा है कि अगर किसी को पायलट होने की इच्छा है तो उसकी मैथ्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसकी फिज़िक्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, ज्योग्राफी भी अच्छी होनी चाहिए, उसके अलावा उसे मालूम होना चाहिए कौन सी जगह कितने एल्टीट्यूड पे है, वहाँ क्या टेम्परेचर है, वगैरह वगैरह। सो इफ़ एनीबडी इज़ विलिंग टू बी अ पायलट इन फ्यूचर, आप उसको अगर कुछ टिप्स देना चाहेंगे तो क्या देंगे? देखिए, पायलट इज़ अ वेरी गुड करियर, इट इज़ अ वेरी वेल पेइंग करियर। What is an average salary of a pilot? Good. अगर स्टार्ट करते हैं तब से। एवरेज पायलट जो कि पहले तो पायलट की नौकरी नहीं मिलती है तो बहुत दिक्कत होता है, लेकिन जब अगर एयरलाइन में उसे नौकरी मिलती है तो दे स्टार्ट विथ एन स्टाइपेंड विच मे बी डिपेंडिंग अपॉन मोड ऑफ रिक्रूटमेंट मे बी बिटवीन 50,000-60,000 to 1.5 lakhs. Then the pilot completes the training, sits on the एज एन ऑब्जर्वर, तो वो 2 लाख रुपए पे चला जाएगा। फिर वो राइट हैंड सीट पे एज अ को पायलट वो क्वालिफाई करेगा तो वो 2.5-3.5 लाख के लिए हो जाएगा। फिर वो कैप्टन के लिए जब जाएगा तो अपवर्ड्स ऑफ 5 lakhs, and then he becomes an instructor examiner, then he may be looking at maybe 8 to 10, 12, 15 lakh rupees, okay, a month. बट ये पूरा लाइफ जर्नी इस तरह से है। इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड विल बी, एक होता है कि आप जाकर के पहले तो CPL लाइसेंस करते हैं, तो पहले 20-25 लाख में हो जाता था, नाउ आई एम टोल्ड इट टेक्स ऑलमोस्ट 50 लाख रुपीज़। देन जब आप एयरलाइन में जाते हैं तो बहुत सारे एयरलाइंस आपसे ट्रेनिंग कॉस्ट ले लेती है, वो भी 30-40 लाख रुपए होती है। और उसके बाद फिर सो इनिशियल जर्नी फॉर फर्स्ट 5 years इज़ अ बिग स्ट्रगल, but thereafter it is well paying. But it is only then the pilot realizes that, well, it is a kind of a trap because you have no family life, you eat, sleep and fly.
Okay, this is what you do. You get out of the house at maybe 4:30 in the morning. Your flight is at 7:30. You come back, you land at 5 o'clock. You come back home at 6:30, 7 o'clock, and you sleep again by 9 so that you are awake for 5:30. Then people start saying, I am fatigued, I am depressed, I have no time for the family, work-life balance chala gaya hai. But it's a conscious decision, right? It doesn't happen to be always, but as I said that, India is evolving at a very fast rate. We are developing at a very fast rate. Aviation demand is outstripping the supply. So it's right time for people to get into aviation. We are not even maybe 5% of where America is in terms of aviation. But I have a very important question here. यहाँ से अगर हम फ्लाई करके कहीं जाते हैं, हम वहाँ जाते हैं और हम कहते हैं आई एम जेट लैग्ड. हाँ, बट आपके पास तो ये मतलब अपॉर्चुनिटी भी नहीं है कि मैं 10 दिन आराम करूँगा और उसके बाद से फॉर एन एग्जाम्पल मैं यूएस गई, मैं कह रही हूँ यार जेट लैग है, मुझे सोना है, मुझे आराम करना है, बट यू हैव टू टेक द फ्लाइट बैक to India. So the FDTL rules know this. Okay. So they have, time zone crossing. If you have crossed up to 3 time zones, then you have to give a minimum of 36 hours. If you have crossed 5 time zones, it will depend on airline to airline. लेकिन जो पायलट यहाँ से अमेरिका जाता है, शिकागो लैंड किया, तो वो वहाँ पे मैंडेटरी मेरे हिसाब से 72 घंटे तो रुकता ही रुकता है. ठीक है, ताकि वो जेट लैग से बेटर हो सके. ठीक है. जेट लैग बहुत ही अच्छा टर्म है एंड इट इज़ द राइट टाइम टू. क्या होता है कि हम यहाँ पे सुबह उठते हैं, अपने पूरे दिन के कार्यक्रम करते हैं, हमको रात में नींद आती है. आप अमेरिका चले गए तो यहाँ के रात में वहाँ दिन हो रहा है. ठीक है, तो अब आपको दिन में नींद आ रही है. ठीक है, तो आप दिन में सोइएगा तो वहाँ रात भर जागिएगा. देन योर बॉडी फंक्शंस, यू नीड टू गो टू द टॉयलेट ऑल्सो इज एट वियर्ड टाइम. ओके, सो इट टेक्स टाइम फॉर द बॉडी टू एडजस्ट टू द सन साइकिल. इसी को जेट लैग बोलते हैं. ठीक है, और ये 2-3 दिन लगता है, बट एज पर्सन गेट्स ओल्डर और इज नॉट फिजिकली फिट और एक्टिव, मे टेक अ लिटिल मोर टाइम टू एडजस्ट. Okay. All right. Before I end this podcast, I want to tell my viewers, 9 जुलाई onwards. 9 जुलाई, या 9 जुलाई ऑनवर्ड्स आप एक्सपीरियंस कर सकते हो कि प्लेन कैसे उड़ाया जाता है, आप उसको लैंड कैसे करोगे विद ऑल द टेक्निकलिटीज, फॉग में लैंड करना है एंड वगैरह वगैरह. आई एम वेरी एक्साइटेड. आई विल ट्राई माय बेस्ट कि हम वहाँ जाएं और वहाँ से भी कुछ रिकॉर्ड करके आपके लिए लेकर आएँ. उसके अलावा अगर आपके एविएशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप जल्दी जल्दी इस पॉडकास्ट के नीचे लिख देना, बिकॉज द नेक्स्ट टाइम आई एम मीटिंग सर आई एम टेकिंग अप ऑल दोज क्वेश्चंस. सर, एनी क्लोजिंग कमेंट्स फ्रॉम योर एंड? No, thank you very much. And I can tell you, I will also try to answer any questions that comes on this particular this. And I hope people do understand that aviation has a lot of human factors involved. Whether it is pilot, whether it is engineer, whether it is a software engineer or a mechanical engineer, most of the problems are human error. Okay. लेकिन हमें ऐसा लगता है कि मैं अगर पायलट कम्युनिटी में हूँ तो पायलट एरर से अगर वो सॉफ्टवेयर वाले के लिए हो जाए. मेरा बेटा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बट nobody wants to actually make a bad plane or land a bad plane or fly a bad plane. Okay. ये part of game है. Even with all these things, we have no options. We have to fly. Yeah. Isn't it? You can't go by train to London. Isn't it? Yes. So we're trying to make it safe. And and flight is the safest mode of transportation. Absolutely. Thank you. थैंक यू सो मच व्यूअर्स. ये थे हमारे साथ कैप्टन एहसान खालिद. अगर आपके पास इनके लिए कोई भी क्वेश्चंस हो नीचे कमेंट्स में लिख देना, और जाने से पहले आपको हाई बाय निहारिका को सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करना है.